हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। चल क्यों नहीं रही है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। वेरी फर्स्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर बिलीव एंड योर ट्रस्ट जो आप लोगों ने अचीवर्स एकेडमी पे किया है और जो टीजीटी बैच के लिए अपना रिस्पांस दिया है। तो सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद सभी लोगों को जिन्होंने भी बैच में एडमिशन लिया है एक ट्रस्ट करके। तो आज अपनी एक तरह से पहली क्लास है, तो हम पहली क्लास वाले तरीके से ही बात करेंगे, बेशक आप शुरू से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो दो छोटी छोटी बातें करूंगी क्लास स्टार्ट करने से पहले। आज अपनी पहली क्लास है टीजीटी स्क्रीनिंग वाले बच्चों के लिए, बिकॉज दे आर न्यू फॉर अस, तो उनके लिए ये अपनी पहली क्लास है। तो सबसे पहले तो आपने जो ट्रस्ट किया है आपका वो ट्रस्ट बना रहेगा, और जितना आपने एक्सपेक्टेशंस की हैं कहीं ज़्यादा मेरी कोशिश होगी, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए नौकरी क्या है और मेरे लिए आपकी नौकरी क्या है, मेरे लिए अपनी एकेडमी का नाम क्या है। मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, मतलब समझ रहे हो, आई एम द ओनर ऑफ दिस एकेडमी। मेरी फीलिंग्स है इस एकेडमी के साथ, मैंने खुद से इसको बनाया है। तो आप यकीन माने कि आपका सिलेक्शन मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो मतलब सेल्फिश वे में ये बात भी बोल देती हूँ, बट मेन चीज़ आई नो अबाउट योर फीलिंग्स कि सिलेक्शन आपके लिए क्या मायने रखता है। और कहीं ना कहीं हरियाणा में हम ये कह सकते हैं आगे इलेक्शंस हो गए, गवर्नमेंट बदले, क्या होगा क्या नहीं, आप इसको अपना लास्ट चांस मान के पढ़े। बस कहते हैं ना, डू एंड डाई, बस या तो जान लगा दो या जाने दो। इस शिद्दत के साथ आपने आज से पढ़ाई शुरू करनी है। ठीक है, तो आज आप ये मान के चले टीजीटी स्क्रीनिंग वालों के लिए पहला दिन है पढ़ने का, और उसी शिद्दत के साथ हमने अपनी पढ़ाई को क्या करना है भाई, स्टार्ट करना है। सिलेबस वगैरह के बारे में वैसे मैं यूट्यूब पर बहुत अच्छे से वीडियो बना चुकी हूँ पर फिर भी आपको इन शॉर्ट, यहाँ पर ये शायद दिख नहीं रहा होगा, छोड़ो, ये जूम नहीं होगा, दूसरे वाले पेज पे जूम होता है। आपको यहाँ पर जो सिलेबस गिवन है, हम बात करें 50 नंबर का। ठीक है, आपका जो टीजीटी का पेपर है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें से जो 100 में से 50 मार्क्स होंगे वो आपके कॉमन सब्जेक्ट के हैं। वहां पर 10 से 12 क्लास हो चुकी है। आज की क्लास लेट इसीलिए हुई है क्योंकि आज वहां पहली क्लास थी, तो थोड़ा सा मोटिवेशन भाषण वगैरह चलता है, तो इसीलिए आपकी क्लास आज 12:30 है। वैसे आपकी क्लास का जो टाइम है मैं बता दूं, 12 से 1:30 रहेगा। ठीक है, आपकी क्लास का जो फिक्स टाइम है 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा, मंडे टू फ्राइडे था अब तक, लेकिन अप्रैल के लास्ट में पेपर बता रहे हैं तो मंडे टू सैटरडे कर देते हैं हम। ठीक है, सैटरडे को कभी कभी इधर उधर हो भी सकता है टाइम, क्योंकि सैटरडे को और टीचर्स की क्लास होती है, तो सैटरडे का टाइम इधर उधर हो सकता है, बट मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास फिक्स रहेगी। टाइम रहेगा 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक का। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज को, क्योंकि 10 से 12 जो अपना टाइम है वो अपने कॉमन बैच का टाइम है, जो अपना कॉमन बैच चल रहा है, बच्चे तो सेम है दोनों में। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। यस, तो दूसरी बात यहां पर बात कर लेते हैं सिलेबस की। बस शिद्दत से पढ़ना शुरू करना, सिर्फ ये सोचना ये नौकरी आपके लिए ही बनी है। अचीवर्स एकेडमी के बच्चों को हर जगह टॉप करना है, आपको अपनी बहुत मेहनत करनी है। आपकी मेहनत में मैं आपके साथ हूँ, आपको बहुत सारी मेहनत करवाने वाली हूँ, क्वेश्चन वोश्चन सब कुछ करवाने वाली हूँ, सारे प्रैक्टिस मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल वरी ना रहे, बस अपना काम है पढ़ते रहना, बट प्रैक्टिस आपका काम है, कंटेंट करवाना मेरा काम है। ठीक है, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और बस जान लगा देना कि ये नौकरी सिर्फ 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 अचीवर्स एकेडमी के बच्चों को मिलने वाली है। और दूसरी एंड लास्ट बात,
थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना नौकरी के मामले में। अप्रैल में पेपर बता रहे हैं, पागलों की तरह आपको पढ़ना है, ठीक है। अपना बेस्ट कंटेंट किसी को शेयर नहीं करना है, किसी का बेस्ट कंटेंट है तो ले लेना, क्योंकि हमें तो बाय हुक एंड बाय क्रुक नौकरी चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन अपना किसी को शेयर मत करना, ध्यान रखना इस चीज का। चलो अब बात कर लेते हैं टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस की। तो यहाँ पर आपको 50 मार्क्स में जो सिलेबस देखने को मिलेगा, तो वहां पर शॉर्ट स्टोरी, और दूसरी बात, मैं अब किसी भी बच्चे का कोई कमेंट रिप्लाई नहीं करूंगी। यहाँ पर आपको लिटरेचर में शॉर्ट स्टोरी, नोवेल एंड लिखा है पोइट्री। अब हमें नहीं पता, देखा जाए तो इन्होंने क्लियर नहीं करा है, बट हम रिस्क नहीं लेंगे, हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी में हम शॉर्ट स्टोरीज पढ़ लेंगे, लिटरेचर की कुछ फेमस शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ लेंगे। फिर बात आती है नोवेल की, तो नोवेल्स में आपको पता है लिटरेचर में जो 18 सेंचुरी होती है उसको नोवेल की सेंचुरी बोलते हैं। 18 सेंचुरी का मतलब विक्टोरियन एज, जो आपने अभी अभी पढ़ी है ना हाल फिलहाल, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गई है। विक्टोरियन एज में हमने नोवेल ही पढ़े हैं, लेकिन मैं अब अलग तरीके से पहले नोवेल्स को पढ़ा के फिर विक्टोरियन एज में से जो 3-4 क्लास नोवेल की आपको देखनी है वो मैं अपने आप बताऊंगी, इसके बाद ये देखनी है, ठीक है। तो नोवेल्स कहीं ना कहीं आपके वेस्ट नहीं गए, क्योंकि 18 सेंचुरी को इंग्लिश में एज ऑफ विक्टोरियन एज को ही नोवेल की एज बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां के नोवेल्स आपको यहाँ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। फिर पोइट्री है, पोइट्री को भी पूरा डिफाइन वे में तो अपने तरीके से पढ़ेंगे। साथ में हम यहाँ पर पूरा लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो हाइलाइट्स ऑफ लिटरेचर हैं वो हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा मैम लिटरेचर आ गया, नहीं आ गया तो जो मैं हाइलाइट्स पढ़ाऊंगी ना टीजीटी का वहां से जरूर कवर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं आया तो सोच लेना यार इतना पढ़े तो 10 क्लास और सही, ठीक है। तो इसीलिए मैं रिस्क ना लूंगी और इसको पढ़ाऊंगी जरूर आपको, लिटरेचर की हाइलाइट्स को। फिर यहाँ पर हम लैंग्वेज, फोनेटिक्स, ट्रांसक्रिप्शन, वैसे तो ये सेक्शन पहले से बना रखा है एक मैम ने, लेकिन इसको मैं दोबारा से करवाऊंगी, ठीक है। तो ये सेक्शन आपका दोबारा से करवाया जाएगा। वोकेबलरी, अब कुछ चीजें जो मैं बताऊंगी आपको पहले वाली क्या पढ़नी है, ठीक है। वोकेबलरी, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब ग्रामर है, पंचुएशन, कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, और ये आपका राइटिंग सेक्शंस है, ठीक है। टेंस, क्लोज, ग्रामर सब कुछ है। अब आपको पढ़ना कैसे है, क्लास शुरू करने से पहले वो समझा देती हूँ, कि काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम कैसे पढ़ें, पुराना क्या पढ़ना है। देखो इंग्लिश का जिसके पास जो भी बैच है, आपकी जैसे ये क्लास खत्म होगी आपको एक फोल्डर अलग से बन जाएगा, जिस फोल्डर का नाम होगा टीजीटी स्क्रीनिंग इंग्लिश। ध्यान से सुनना, आपको ये फोल्डर दूसरे या तीसरे नंबर पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, इसको मैं लगवा दूंगी। आपका इस क्लास को खत्म होने के आधे घंटे बाद आपको अपने बैच के अंदर एक फोल्डर नया नजर आएगा, जिस फोल्डर का नाम होगा, पढ़ाने से पहले आज ये बातें बहुत जरूरी हैं क्योंकि हर बच्चा इनमें ही कंफ्यूज रहता है, पढ़ तो सब लेता है, ठीक है। तो आपको बाकी कोई फोल्डर्स फिलहाल के लिए जो टीजीटी वाले बच्चे हैं, लिटरेचर के जितने भी आपको फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको कोई नहीं पढ़ना है। जो भी मुझे पढ़ाना है, जो भी मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है, सारा मैं इस फोल्डर में ऑटोमेटिक ऐड करके दूंगी आपको, ठीक है। तो लिटरेचर के लिए मतलब जो 50 नंबर की बात कर रही हूं, ग्रामर को छोड़ के, क्योंकि ग्रामर तो अलग ही है ना, ग्रामर को मत काउंट करना। ग्रामर के अलावा जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो सारा इस सेक्शन के अंदर सेव होता चला जाएगा, ठीक है। वो सारा इस सेक्शन में सेव होता चला जाएगा। तो ये सेक्शन क्या मिलेगा, टीजीटी स्क्रीनिंग इंग्लिश के नाम से आपके ऐप में एक फोल्डर बन जाएगा, जो आपको ऐप में पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर दिख जाएगा। एक तो आपको ये फोल्डर पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश वालों को। दूसरा आपको जो आपके बैच में एक फोल्डर होगा ग्रामर के नाम से, ग्रामर के नाम से नहीं, शायद इंग्लिश के नाम से, ठीक है। दूसरा आपके ऐप पर एक फोल्डर बना है इंग्लिश के नाम से। अब मेरी बात को ध्यान से समझना और सीखना और सुनना, व्हाट आई वांट टू से। यदि अप्रैल के लास्ट में एग्जाम हो जाता है तो हम वो पागलपंथी बिल्कुल नहीं करेंगे कि आर्टिकल, वॉइस, नरेशन जो बहुत अच्छे से हम पहले भी पढ़ चुके हैं उनको अभी दोबारा पढ़ेंगे, नहीं। अभी हम उन चीजों को पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत विशेष हैं, जो आपने पहले नहीं पढ़ी हैं। हम पहले उन सारी चीजों को पढ़ेंगे, और ग्रामर के वो विशेष टॉपिक है जैसे क्लॉजेस है, सेंटेंस है, पैटर्न है, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहले हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है जैसे अपना टेंस हो गया, अपना वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, ये पहले भी बहुत अच्छे से ग्रामर सेक्शन में हुए पड़े हैं। तो इनको दोबारा पढ़ने में अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यदि पेपर अप्रैल के लास्ट में है तो हम पहले हर वो टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट और नया है हमारे लिए, जैसे फोनेटिक्स है, ट्रांसक्रिप्शन है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, राइटिंग सेक्शंस हैं। हम इन सब चीजों पे काम करेंगे पहले। ग्रामर ऑलरेडी है, ठीक है, बैच के अंदर, लेकिन ग्रामर में जैसे क्लॉजेस हो गया, सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, ये दोबारा से करवाऊंगी डीप तरीके से, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन आपको पढ़ना है, ग्रामर सेक्शन को लिखा इंग्लिश। साथ में आपके ऐप पर एक फोल्डर दिखाई देगा आपको, जिसका नाम है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के नाम से आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, मतलब मैं जो नया पढ़ाऊंगी वो सारा आपको इस फोल्डर में मिलेगा, और नए के अलावा जो ऑलरेडी आपके बैच में है, आपको क्या पढ़ना है, 50% आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है,
तो उसको कैसे पढ़ना है आपको समझ गए ना। इंग्लिश वाला सेक्शन पूरा पढ़ना है, राइटिंग सेक्शन पूरा पढ़ना है। अभी राइटिंग सेक्शन में 10 ही क्लास हैं, सर से मैंने बात कर ली है, इसमें 5-7 क्लास और ऐड होंगी क्योंकि टीजीटी में राइटिंग सेक्शन ज्यादा दे रखा है पीजीटी की कंपैरिजन में, ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन में 5-7 क्लास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग ये हम और भी आपको ऐड करेंगे, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, जब आप अपनी क्लास शुरू कर रहे हो तो एटलीस्ट यू आर लकी वन कि यू हैव 50 एंड 60% कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि हमें टाइम नहीं वेस्ट करना। अब अपने क्या टारगेट बनाना है कि मैं अगली 10 अप्रैल तक टारगेट सुन लो, इससे आगे एक भी बच्चा लेट नहीं होगा। 10 अप्रैल तक आपका जो इंग्लिश वाला फोल्डर है, जो राइटिंग सेक्शन वाला फोल्डर है, ये हर बच्चे के टिप्स पर होना चाहिए। 10 अप्रैल मैंने डेडलाइन दे दी है, इसके बाद एक दिन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके टिप्स पे हो जाना चाहिए 10 अप्रैल तक। विच वन, यूर राइटिंग सेक्शन एंड यूर ग्रामर सेक्शन। इसके अलावा जितना नया पढ़ाया जाएगा वो आपको टीजीटी स्क्रीनिंग इंग्लिश सेक्शन के अंदर मिलेगा। ये बात हो गई इंग्लिश वाले बैचेस की, जिन बच्चों के पास सिर्फ इंग्लिश बैच है। 1 मिनट का टाइम लेना चाहूंगी, जिन बच्चों के पास इंग्लिश स्क्रीनिंग का कॉम्बो बैच है, कंप्लीट बैच है, ये फोल्डर जो मैंने बताए हैं ये तो आपको पढ़ने हैं। इसके साथ आपके बैच में हरियाणा जीके का फोल्डर होगा, आपको बेटा वो पढ़ना है। आपके बैच में ईवीएस का फोल्डर आज नया बन गया होगा, सर ने आज पहली क्लास ली है, आपको ईवीएस का फोल्डर पढ़ना है। साथ में आपको स्क्रीनिंग 2023 के नाम से एक फोल्डर होगा जिसमें मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट डाल दी है, वो फोल्डर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जो कॉमन कॉम्बो बैच वाले बच्चे हैं, ये फोल्डर्स जो मैंने बताए हैं, इसके अलावा स्क्रीनिंग 2023 एंड हरियाणा जीके एंड ईवीएस, ये 3 फोल्डर्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। रोड सेफ्टी स्क्रीनिंग 2023 फोल्डर में ऐड हो जाएगा। ईवीएस का अलग से ही फोल्डर बना दिया मैंने ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। अब किसी को कोई डाउट नहीं है कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। एग्जाम कभी हो हमें मतलब नहीं है, चाहे अप्रैल के लास्ट में हो, हम ये सोचेंगे कि एग्जाम अप्रैल के लास्ट में है, दुनिया में कोई ताकत हमारा सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकती। आपको अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 महीने पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास से। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसको रखो ही, ठीक है। तो आज से हम अपनी फर्स्ट क्लास से शुरू कर लेते हैं, जो कि अपनी क्लास रहेगी पोइट्री सेक्शन से। 1 मिनट, ठीक है भाई, फटाफट बताओ ये बातें बैच शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी थी। हाँ, जिन बच्चों के पास इंग्लिश स्पेशल बैचेस हैं उनको ईवीएस टीचिंग एप्टीट्यूड हरियाणा जी के बैच में नहीं डाली जाएगी। जिनके पास टीजीटी स्क्रीनिंग कॉम्बो बैच है, जिन्होंने टीजीटी स्क्रीनिंग लिखा हुआ बैच लिया था कॉम्बो वाला, उसके अंदर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों चलेंगे। पेपर 1 की क्लास 10 से 12 लाइव होती है। और ये देखो जॉब है, अगेन मैं एक चीज कहूंगी, कोई भी बच्चा रिस्क नहीं लेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को बेस्ट वे में पढ़ना है, ठीक है। क्लियर? चलो आज से स्टार्ट करते हैं। अब क्लास 1। क्लास शुरू करने से पहले 2 छोटी छोटी बातें करूंगी। जो भी आपको कंटेंट दूंगी बहुत ज्यादा ऑथेंटिक दूंगी, बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड दूंगी, ठीक है। बस एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैं पीडीएफ किस शक्ल में ला रही हूं उस पर कोई भी बच्चा ध्यान ना दे कि पीडीएफ गंदी है, पीडीएफ अच्छी है। हर पीडीएफ आपको आपकी क्लास के साथ में अटैच मिलेगी। जो क्लास आप पढ़ रहे हो आपको उस क्लास के साथ में वो पीडीएफ अटैच हो जाएगी। आप उसकी शक्ल पे बिल्कुल मत जाना, सिर्फ जो मैं पढ़ाऊं, जो मैं समझाऊं उस पे जाना, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट। तो आज हम फर्स्ट सेक्शन शुरू कर रहे हैं। ये जो आपका सेक्शन है, दिस इज अबाउट द पोइट्री, ठीक है। इस पे क्या लिखा पड़ा है क्या सब छोड़ दो, बस जो मैं आपको पढ़ाऊं जस्ट फोकस ऑन दैट। आज हम सेक्शन जो पढ़ने वाले हैं, पहला सेक्शन हम शुरू करेंगे लिटरेचर वाला, शॉर्ट स्टोरी, नोवेल एंड पोइट्री। तो शुरुआत हम करते हैं पोइट्री से, ठीक है। पोइट्री से शुरुआत करते हैं कि पोइट्री होती क्या है, पोइट्री इंट्रोड्यूस कैसे हुई, पोइट्री का क्या मतलब है। और वीडियो को सभी बच्चे फुल स्क्रीन पे करके देखें। मैं सामने इसलिए रख रही हूं कि कोई कमी दिखेगी तो मैं अपने आप देख लूंगी। हाँ, तो बात कर लेते हैं कि पोइट्री कैसे इंट्रोड्यूस हुई, पोइट्री का मतलब क्या होता है। आपको पता है जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री होती है, इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामा होता है, इंग्लिश लिटरेचर में नोवेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ड्रामा का एस्पेक्ट नहीं डाला, पोइट्री और नोवेल्स डाल दिए।
पोइट्री क्या होती है? सीधी सी बात है, जो पोएम्स होती हैं वो पोइट्री होती है, जो कविताएं होती हैं उनको हम पोइट्री बोलते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे लोगों ने पोइट्रीज लिखी हैं, बहुत सारी चीजें हैं पोइट्री से रिलेटेड जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। पोइट्री की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, पोइट्री के बहुत सारे मीटर्स हैं, पोइट्री के बहुत सारे नरेशंस हैं, पोइट्री के बहुत सारे रिदम्स हैं, मतलब छोटी से बड़ी सारी बातें पढ़ेंगे पोइट्री को लेके। तो इस तरीके से तो बात कर लेते हैं पोइट्री कहाँ से शुरू हुई, पोइट्री की शुरुआत कैसे हुई। ये पोइट्री की फॉर्म है, इनको अभी नहीं देखना है। मतलब पोइट्री क्या क्या होती है, किस किस टाइप की होती है, ये तो पीडीएफ बनाने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें स्कैन कर देती हूँ ताकि एज ए पीडीएफ वो आपको हेल्प करे, लेकिन बताना मैंने अपने तरीके से ही है चीजें, ठीक है। ये पोइट्री की कुछ फॉर्म्स होती हैं जिनको डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे एपिक पोइट्री होती है, मॉक एपिक, सोनेट, ओड, लिरिक, आइडियल, सब बताऊंगी डिटेल से। तो ये वैसे ही मैंने स्कैन कर दिया है आपकी हेल्प के लिए, लीव इट। हाँ, बात कर लेते हैं पोइट्री होती क्या है, ठीक है। पोइट्री क्या होती है, सिर्फ ये एक ही पेज ब्लर है, बाकी पेज बिल्कुल ब्लर नहीं होंगे। पोइट्री है क्या, पोइट्री कहाँ से शुरू हुई है, पोइट्री को किसने शुरू किया, पोइट्री की क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले फादर ऑफ पोइट्री किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ पोइट्री कहा जाता है चौसर को, ठीक है। चौसर, CHAUCER, जोफ्री चौसर। मतलब क्या होता है, पहले लैटिन लैंग्वेज होती है, ग्रीक लैंग्वेज होती है, पुरानी पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज होती रहती हैं, तो उन लैंग्वेज से जो इंग्लिश में पोइट्री लिखने का काम किया वो सबसे पहले चौसर ने किया था। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, कि इंग्लिश पोइट्री के फादर किसको कहा जाता है, तो यू शुड रिमेंबर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इज कॉल्ड चौसर। तो चौसर को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फिर ग्रीक लोग आते हैं, ग्रीक लोग कहते हैं यार जो ये पोएट है ना, ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, हमें तो लगता है कि भगवान के बाद पोएट ही है दुनिया में जो दूसरा कुछ बना है। तो आपका जो कंटेंट है ये क्वेश्चन फॉर्म में है। तो ग्रीक पर्सन क्या कहते हैं कि हमें लगता है कि भगवान के बाद यदि कोई है, भगवान के बाद यदि कोई है तो वो पोएट ही है। तो इन्होंने पोएट्स को क्या बोला, वेट्स। यहां से पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, इन्होंने पोएट्स को क्या बोला, वेट्स, VATES। हर इंपॉर्टेंट स्पेलिंग में बोलती जाऊंगी, कॉपी पेन साथ लेके बैठे, पीडीएफ साथ मिलेगी बट स्टिल कॉपी पेन भी ले लें। वेट्स, VATES। तो क्वेश्चन आएगा पहला, व्हाट द ग्रीक पीपल सैड द पोएट्स। ग्रीक पीपल्स ने पोएट्स को क्या बोला था, तो ग्रीक पीपल ने पोएट्स को क्या बोला था, वेट्स, VATES। वेट्स मीन्स क्या था, वेट्स मीन्स होता है ग्रीक लैंग्वेज में क्रिएटर, जैसे हम क्रिएट करते हैं कुछ, है ना, क्रिएटर्स हैं, हम भी कंटेंट क्रिएटर हैं, है ना, टीचर भी क्रिएटर ही होते हैं एक तरह से। तो ये कहता है कि इसका मतलब होता है मेकर या क्रिएटर। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि व्हाट द मीन ऑफ वेट्स, कि वेट्स का मतलब क्या होता है, तो वेट्स का मतलब होता है मेकर और क्रिएटर, मतलब कोई डायरेक्टर या क्रिएटर। तो ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। तो इट मीन्स मेकर और क्रिएटर। द ग्रीक बिलीव दैट आफ्टर गॉड द ओनली क्रिएटर इज पोएट। जो कि ग्रीक बिलीव करते हैं कि गॉड के बाद ओनली क्रिएटर कौन है भाई, गॉड के बाद ओनली क्रिएटर कौन है, पोएट्स है। तो यहां से आपको सिर्फ एक, ये आपको इस राम कहानी पे नहीं जाना, मैंने क्यों स्कैन की है ताकि एज ए नोट्स आपको पढ़ने में हेल्प हो जाए, बट मेन बात मैं बता रही हूँ, बस वही काम करना, ये दिखे या ना दिखे छोड़ दो इसको। तो पहला क्वेश्चन यही बन गया कि वेट्स कौन है और ये मेकर और क्रिएटर है। और मैं इतने आराम से क्यों पढ़ा रही हूँ, लास्ट बात ये भी बताऊंगी, क्योंकि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट तो एमए इंग्लिश हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने जेबीटी करके पहली बार टीजीटी इंग्लिश को देने जा रहे हैं, इसलिए जीरो से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंपल सी बात रखी, फिर पोइट्री फिर आगे बढ़ी, कैसे पोइट्री को नॉलेज कहा, विजडम कहा। अरिस्टोटल ने पोइट्री के लिए क्या बोला, अरिस्टोटल ने क्या कहा, ये देखो। अब अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, ARISTOTLE, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पोइट्री क्या है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है, ए स्पीकिंग पिक्चर विद एंड टू टीच एंड डिलाइट, ठीक है। तो ये लाइन आपको ध्यान करनी है, ए स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट, की पोइट्री एक ऐसी स्पीकिंग पिक्चर होती है जो एक डिलाइट के साथ, डिलाइट होता आनंद, जो एक आनंद के साथ खत्म होती है, ठीक है। तो ये वाला है चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, ए स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट। तो ये किसने बोला भाई, अरिस्टोटल ने बोला, किसके लिए, पोइट्री के लिए बोला, ठीक है। फिलिप सिडनी ने भी कुछ ऐसे ही व्यूज बोले कि भाई मुझे लगता है मेरे लिए भी पोइट्री कुछ ऐसी चीज है जो विजडम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलिप सिडनी ने क्या व्यूज बोले भाई, फिलिप सिडनी ने बोले, देखो अब आपको ये सबका व्यूज याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेगा वो, अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनी व्हाट इज पोइट्री, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट इज पोइट्री, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ व्हाट इज पोइट्री, अकॉर्डिंग टू ग्रीक व्हाट इज पोइट्री, ठीक है। कैसे भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसने क्या कहा, पोइट्री इज ऑल ह्यूमन लर्निंग्स, इज द मोस्ट एंशियंट एंड द मोस्ट मियरली एक्विंटेंसी एज द, ये क्या कह रहा है कि पोइट्री
इज ऑफ ऑल ह्यूमन लर्निंग्स, सभी ह्यूमन लर्निंग्स में से सबसे प्राचीन जो पहचान मिली है वो किसको मिली है भाई, वो पोइट्री को मिली है। तो ये कहना किसका है, ये कहना है आपके सिडनी का, ठीक है। तो ये कहना है आपके सिडनी का। बाकी यहां पर आपको कुछ नहीं इस पेज पे याद करना, बस ये दो डेफिनेशंस आपको याद करनी थी, ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट याद करना, मैथ्यू आर्नोल्ड, MATHEW, मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड क्या कहते हैं, एक सेकेंड, क्लास चल रही है ना, आपके कमेंट तो आगे नहीं बढ़ रहे, ओके। हाँ, अब मैथ्यू आर्नोल्ड क्या बोलते हैं पोइट्री के बारे में, देखिए। मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस एंड बिकॉज पोइट्री वेरीज वर्दी टू हाई डेस्टिनीज एंड रेस। मतलब आपको यहां से ये स्टेटमेंट याद रखनी है, द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस। लाइव जो बच्चे नहीं देख पा रहे, क्लास सेव हो जाएगी, अभी तो बोला टीजीटी स्क्रीनिंग इंग्लिश वाले फोल्डर में सेव हो जाएगी, जो भी नई क्लास में पढ़ाऊंगी टीजीटी स्क्रीनिंग इंग्लिश के फोल्डर में सेव हो जाएंगी सारी। हाँ, द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस, तो द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस, तो आपको याद रखना द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस। ये बात किसने बोली थी भाई, मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोली थी। तो यहां से चारों की डेफिनेशन आपको क्या है, याद रखनी है। पोइट्री के लिए चारों की डेफिनेशन आपको क्या करनी है, याद करनी है। एक डेफिनेशन विलियम वर्ड्सवर्थ की भी आती है, शायद हर लिटरेचर के स्टूडेंट को पता होगी, क्वेश्चंस में डाली हुई है मैंने वो, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग विच इज रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये तो वर्ड्सवर्थ की बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्सवर्थ में भी हमने पढ़ा था अच्छे तरीके से। अभी कोई भी बच्चा ये ना सोचे जो हमने लिटरेचर पढ़ा था वो बेकार रहेगा। अब आपने वर्ड्सवर्थ, कीट, शैले पढ़ा था तो वो कहीं ना कहीं अच्छे पोएट्स हैं, तो उनको भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग विच इज रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी, कि पोइट्री एक वो पावरफुल फीलिंग का है जिसको हम अब कहते हैं ना अकेले में कलेक्ट करते हैं और एकदम हमारी फीलिंग्स बाहर निकल आती हैं। तो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, तो ये स्टेटमेंट किसकी है, ये स्टेटमेंट आपके वर्ड्सवर्थ की है, आगे मिल जाएगी क्वेश्चंस में लिखी हुई है मैंने, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसकी है भाई, वर्ड्सवर्थ की है। तो आपको यहां पर क्या है, सिंपल हमने क्या देखा कि पोइट्री क्या होती है और किस बंदे ने पोइट्री के लिए क्या क्या बोला है। पोइट्री आपको पता है एक लिटरेचर लिखने की फॉर्म होती है। अब बात आती है पोइट्री के कौन कौन से टाइप हैं, पोइट्री के कौन कौन से जेनर हैं, मतलब क्या चीज है जो हम पोइट्री में पढ़ते हैं, मतलब पोइट्री के कौन कौन से भाग हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम पोइट्री में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पोइट्री में जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं एपिक, ठीक है। सबसे पहला जो पोइट्री का सबसे सबलाइम फीचर है, जो पोइट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है एपिक, इंपॉर्टेंट टाइप कह सकते हो। एपिक क्या होता है, आपने सुना होगा हिंदी में महाकाव्य, ठीक है। एपिक क्या होता है, आपने हिंदी में सुना होगा महाकाव्य, तो महाकाव्य एक तरह से एपिक होते हैं। अब इंग्लिश में एपिक हो गए तो इंग्लिश का क्या मतलब है, आप लोगों ने सुना होगा जॉन मिल्टन पैराडाइज लोस्ट। इंग्लिश में एपिक का मतलब है इसी तरीके से कि भाई एक बहुत लॉन्ग नरेटिव सी पोएम लिखे, बहुत एक लंबी सी ग्रैंड स्टाइल में पोएम लिखते हैं, और ग्रैंड स्टाइल में जब उस पोएम को लिखते हैं तो उसमें हर चीज इतनी ग्रेटनेस के साथ डिस्क्राइब की जाती है, हर चीज पूरी ग्रैंड होती है, ग्रेट स्टाइल उसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है, पूरा बेस्ट वे में वहां पर डिस्क्रिप्शन मिलता है आपको, और एकदम आपका जो मेन कैरेक्टर होगा किंग लाइक, जो हीरो टाइप ऑफ कैरेक्टर आपका होगा वो कोई किंग विंग होगा, मतलब बहुत अच्छे कहते हैं ना किंग विंग टाइप का बंदा है, मतलब बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड से वो बिलीव करने वाला इंसान है, मतलब एक तरह से स्टैंडर्ड का बंदा वो होगा। तो देख लेते हैं आपको इंग्लिश में डेफिनेशन। द एपिक इज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोइट्री। जो एपिक है वो सबसे ग्रेट और सबसे सबलाइम, मतलब सबसे भव्य थीम है, सबसे भव्य टाइप है पोइट्री का। एपिक इज ए लॉन्ग पोएम सेलिब्रेटिंग द लाइफ ऑफ, आपको है ना स्टेटमेंट दे देंगे और आपको आइडेंटिफाई करवा देंगे कि ये पोइट्री का कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, सेलिब्रेटिंग द लाइफ, हीरोइक डीड्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ ए नेशनल हीरो, कि ये किसी नेशनल हीरो की, किसी हीरोइक डीड्स की अचीवमेंट को क्या करता है भाई, फॉलो करता है। वेदर हिस्टोरिकल हो, कोई लीजेंडरी हो सकता है, कोई हिस्टोरिकल हो सकता है, कोई लीजेंडरी हो सकता है, कोई भी हो सकता है हीरो। इट हैज एन अ ग्रेट हीरो एंड इट्स सेंट्रल फिगर अलोंग विद मैनी फेमस हीरोइज, मतलब काफी हीरो होंगे, सेंट्रल फिगर में हीरो होगा, उसका प्रिंसिपल कैरेक्टर क्या होगा भाई, पूरा एकदम शाही टाइप का वो होगा, पूरी जबरदस्त उसके अंदर सिमली विमली यूज करके और एकदम बड़े लिटरेरी फिगर्स के साथ और बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं, तो वो क्या होता है भाई, ग्रेट एपिक होता है, ठीक है। तो एपिक आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, पोइट्री की पहली इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्या है भाई, एपिक।
अब यदि बात कर लेते हैं इंग्लिश में कौन कौन से ग्रेट एपिक्स हुए हैं जिनको आपको टाइटल से याद रखना है कि ये एपिक्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं, तो वो कौन कौन से हुए हैं? तो होमर, ठीक है, इलियड, इलियड ये क्लासिकल है, क्लासिकल एपिक है इलियड, जो कि लिखा गया था होमर के द्वारा। तो आपको सीधा क्या करना है, ये टीजीटी है तो नेम, हर एक नेम और हर एक राइटर का जो भी मैं बता रही हूँ वो पक्का याद करना, जो भी क्लास में पढ़ाया जाए टिप्स पे होना चाहिए आपको एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो एपिक इलियड है फर्स्ट, जो लिखा किसने था भाई? होमर ने लिखा था, ठीक है, लिखा किसने था? होमर ने लिखा था। ओडिसी है, ये भी किसने लिखा था? होमर ने लिखा था। एनिट है, ये वर्जिल ने लिखा था। ये एक तरह से तीनों ही क्या हैं? क्लासिकल हैं, क्लासिकल एपिक्स हैं, पोइट्री की फॉर्म है। आपको क्वेश्चन कैसे डाल सकता है? नाम पूछ सकता है, टाइटल पूछ सकता है, 3 ये दे देगा, एक नॉवल लिख देगा, पूछ लेगा इनमें से पोइट्री का पार्ट कौन सा नहीं है, मतलब कैसे भी क्वेश्चन कर सकता है वो, ठीक है। फिर बीवुल्फ, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट पोएम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फर्स्ट पोएम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फर्स्ट पोएम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का नाम है बीवुल्फ, BEOWULF। बीवुल्फ इज अ फर्स्ट पोएम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये इंग्लिश लिटरेचर की पहली पोएम है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन पूछे इसका पोएट कौन है, तो अनोनिमस है, हमें नहीं पता इसका पोएट कौन है, पोएट ने अपना नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो बीवुल्फ एक फर्स्ट पोएम है इंग्लिश लिटरेचर की। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा फर्स्ट पोएम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो आपको ध्यान रखना है बीवुल्फ। फिर डिवाइन कॉमेडी, दांते की रिलेटेड है, ठीक है, दांते से रिलेटेड है डिवाइन कॉमेडी, तो एक ग्रेट एपिक है, आपको पता होना चाहिए सबका नाम। फिर टासो ने लिखा था कौन सा भाई? जेरूसलम डिलीवर्ड, जेरूसलम डिलीवर्ड टासो का लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपको केमेंस ने लिखा था लूसियाड्स, केमेंस ये भी क्लासिकल पुराने राइटर्स में से ही हैं, लूसियाड्स। फिर जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, किसको नहीं पता है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट को मैं डिटेल में भी डालूंगी, ठीक है। तो जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्पेंसर की बात कर लेते हैं, तो स्पेंसर ने मेन फेरी क्वीन, ठीक है, स्पेंसर का मेन फेरी क्वीन। अब हम क्या करेंगे, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां से वो लिटरेचर ऑटोमेटिक कवरअप होता चला जाएगा। तो वो वाला जो डाउट और क्वेश्चन रह जाएगा ना, लिटरेचर पढ़ना है नहीं पढ़ना, जितना इंपॉर्टेंट है हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पर आपको टेनिसन का है मोर्टे डी अर्थर, टेनिसन का मोर्टे डी अर्थर। और यहाँ पर आपको महर्षि वाल्मीकि, ये हिंदी के वैसे दिए हुए हैं दो भाई एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे हिंदी में रामायण है और रामचरितमानस है, तुलसीदास का है, रामायण है, महाभारत है, रामचरितमानस है, ये एक एग्जाम्पल है। बट आपको यहाँ तक याद रखने हैं मोर्टे डी अर्थर तक, ठीक है। तो सबके याद रखने हैं, सबका कौन कौन से हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराडाइज लॉस्ट एंड फेरी क्वीन, टीजीटी के लिए यदि क्वेश्चन बन सकता है तो इनमें से बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे बाद में, क्लियर, मतलब पोइट्री की सीरीज में ही, अभी ये सीरीज बहुत लंबी चलेगी। अब सेकंड फॉर्म है जो पोइट्री की, फर्स्ट फॉर्म क्लियर हुई, दैट इज एपिक, फर्स्ट फॉर्म है अपनी एपिक, इट्स क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव ऑन द सेकंड थीम। सेकंड है द मॉक एपिक, जो सेकंड थीम है, द नेम ऑफ द सेकंड थीम इज मॉक एपिक, मतलब पोइट्री की जो सेकंड फॉर्म है उसका नाम है मॉक एपिक। अब बात आती है ये मॉक एपिक क्या होता है मैडम, इसका क्या मतलब है मॉक एपिक का, तो देख लेते हैं। देखो एपिक तो इसके पीछे भी लिखा है ना, एपिक तो इसके पीछे भी लिखा है, लेकिन यहां पर मॉक शब्द भी लिख दिया। अब इसका क्या मतलब होगा मैम, ये तो गड़बड़ हो गया, एपिक के साथ मॉक। इसका मतलब ये एपिक तो है, इसका मतलब इसका स्टाइल उतना ही ग्रैंड है जितना एपिक का स्टाइल ग्रैंड था, इसका स्टाइल उतना ही ग्रैंड है, लेकिन इसके आगे मॉक शब्द लगा दिया। मॉक का मतलब क्या होता है, हंसी मजाक। अरे कहने का मतलब इसमें कोई ट्राइवल छोटी सी तुच्छ बेकार सी चीज को उठाएंगे और उसको बवंडर बना देंगे। यदि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, बस यहाँ पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जिन्होंने एमए इंग्लिश कर रखा है उनके लिए तो हर चीज बहुत अच्छी होगी, मतलब यूज टू होगी, लेकिन थोड़ा सा जो जेबीटी वाले बच्चे जो टीजीटी स्क्रीनिंग दे रहे हैं, थोड़ा सा उनके लिए छोटी छोटी बात बतानी पड़ती है। मॉक का मतलब क्या होता है, हंसी मजाक। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में एक है अलेक्जेंडर पोप, उन्होंने लिखा था एक रेप ऑफ द लोक। लोक होता है ये लट, मान ले मेरी लट को किसी ने काट दिया और मैंने बवंडर बना दिया कि मेरी लट कट गई, हाय मेरी लट का क्या होगा, स्वर्ग में जाएगी ये वो। तो छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, मतलब सिंपल सी भाषा है, मतलब स्टाइल इज ग्रैंड बट थीम इज वेरी ट्राइवल। थीम कहते हैं ना, तुच्छ सी थीम को लेके ग्रेट स्टाइल यदि आप कुछ लिख देते हो तो वो चीज क्या होती है भाई, मॉक एपिक होता है, ठीक है। द मॉक एपिक इज आल्सो कॉल्ड द मॉक हीरोइक पोएम, इसको हम मॉक हीरोइक पोएम भी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना, हीरोइक पोएम पूछ ले, हीरोइक पोएम तो कौन सी होगी, एपिक,
मोक हीरोइक पोएम पूछ ले तो कौन सी होगी भाई? मोक एपिक। द मोक एपिक इज अ पैरोडी ऑफ रियल एपिक इन द लाइट नॉन सीरियस मूड। मतलब नॉन सीरियस मूड होता है, वेरी लाइट होती है, तो ये क्या होता है भाई? मोक एपिक होता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ने, ये जस्ट मैं स्कैन आपको पीडीएफ में मैं बहुत कुछ स्कैन करके दिया करूंगी, एक्स्ट्रा जो पढ़ाऊंगी उससे एक्स्ट्रा। जैसे मान लो जो पढ़ा रही हूँ उसके बाद 100 क्वेश्चन स्कैन कर दिए, तो वो ताकि आप सेल्फ एफर्ट से पढ़ते रहो, ठीक है। बट यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा पॉइंट याद रखना है कि मोक एपिक क्या होता है। और फेमस मोक एपिक यदि हम बात करें तो वो है रेप ऑफ द लोक, रेप ऑफ द लोक। और एक है ग्रीक लैंग्वेज में बैटल ऑफ द फ्रॉग्स, ठीक है। ये भी क्या है? एक तरह से मोक एपिक है, बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेन आपको रेप ऑफ द लोक याद करना है। अब अगली जो फॉर्म आ जाती है, अगली जो फॉर्म आ जाती है वो है सोनेट। स्टार लगा लो, पक्का क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, मेरे से लिख के ले लो, पक्का क्वेश्चन बनेगा यहां से। अगला जो लिटरेचर का पोइट्री का फॉर्म होता है वो होता है सोनेट। अब बात आती है मैम ये सोनेट क्या होता है? सोनेट वैसे तुमने पहले भी सुना होगा, सोनेट होता है 14 लाइन्स की पोएम, एक छोटी सी प्यारी सी पोएम जिसकी हम गिनती करें तो 14 लाइन बनती हैं। तो जिसकी गिनती करें तो हम 14 लाइन बनती हैं, तो वो 14 लाइन क्या कहलाती हैं? सोनेट कहलाती हैं, ठीक है। 14 लाइन्स की जो पोएम होती है वो क्या कहलाती है? सोनेट कहलाती है। अब बात कर लेते हैं सोनेट, इटालियन शब्द सोनेटो से निकला था। स्पेलिंग लिख लो, SONNETTO। बस आपने मुझे इतना ही स्पॉट करना है कि कुछ वर्ड बच्चा नहीं बनना किसी को भी कि गंदा लिखा अच्छा लिखा है, सिर्फ तुम्हें सिलेक्शन लेने वाला बनना है, साथ में अपनी कॉपी रखनी है और जो स्पेलिंग में बोल देती हूँ उसको लिख लिया करो, ठीक है। तो सोनेट क्या है? 14 लाइन की पोएम है जो इटालियन शब्द सोनेटो से निकली है, SONNETTO, सोनेटो से निकली है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है भाई, इटली में 14 लाइन्स की पोएम लिखने का ट्रेंड चला था, ठीक है। लव थीम पर बेस्ड हो सकते हैं, किसी भी थीम पर बेस्ड हो सकते हैं। तो इटली के अंदर पहले ट्रेंड चला था 14 लाइन्स की पोएम लिखने का। फिर इंग्लैंड के बंदे इटली घूमने चले जाते हैं, तो पहले तो हम पढ़ेंगे इटली में कौन था भाई जो सोनेट लिखता था। फिर इंग्लैंड के बंदे चले गए इटली में घूमने, उन्होंने देखा यार ये तो बड़ा कमाल का तरीका, 14 लाइन में पोएम लिख रहे हैं, उन्होंने इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर वो इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस हो गए, फिर शेक्सपियर, स्पेंसर, सिडनी सब उनको लिखने लगे, फिर वो फेमस हो गया सोनेट, शेक्सपियर ने फेमस कर दिया, आपको पता है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले है पैट्रिचन सोनेट्स, ठीक है। पेट्रोक एक कवि था, मतलब पेट्रोक एक राइटर है, क्लासिकल राइटर है। तो पेट्रोक ने सबसे पहले सोनेट्स लिखे। तो पेट्रोक के जो सोनेट्स थे उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया पैट्रिचन सोनेट्स, ठीक है। पेट्रोक सोनेट्स, तो पैट्रिचन सोनेट्स आप इसको कह सकते हो। इसी को ही हम इटालियन सोनेट्स भी बोलेंगे क्योंकि इटली से आए, तो इनको हमने इटालियन सोनेट्स भी बोला है, आपको ध्यान रखना है ना। तो इटालियन सोनेट, पेट्रिकन सोनेट्स एक ही बात है। तो इसने पेट्रोक ने, इसकी बिलव्ड थी लोरा, ठीक है। तो क्वेश्चन याद रखेंगे, किसको डेडिकेट किए हैं इसने अपने सोनेट्स? इसने जो अपने सोनेट्स डेडिकेट किए हैं वो अपनी बिलव्ड को डेडिकेट किए हैं, और इसकी बिलव्ड का नाम लिख लो लोरा, LORA, ठीक है। ये क्या था? इसकी बिलव्ड का नाम था लोरा, क्लियर? यहां से याद रखेंगे आप। ठीक है। तो भाई लोरा ने इससे शादी नहीं की थी, किसी और से शादी कर ली थी, तो सीधी सी बात है, तो इसने अपने सोनेट्स डेडिकेट कर दिए अपनी बिलव्ड को। तो सबसे पहले सोनेट्स इटली में आए, इटालियन सोनेट्स बोला गया, पेट्रिकन सोनेट्स इनको बोला गया। अब ये सोनेट लिखे कैसे थे, ये क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑक्टेव एंड ससेट्स, ठीक है। ये सोनेट कैसे लिखे थे? ऑक्टेव एंड ससेट्स। अब बात आता मैम ये ऑक्टेव और ससेट्स क्या मतलब है? व्हाट द मीन ऑफ ऑक्टेव, व्हाट द मीन ऑफ ससेट्स, ये भी बताऊंगी। पोइट्री का ही पार्ट है, बहुत सारा लंबा पार्ट है जो तुमने सोचा नहीं होगा, बहुत सारा लंबा। तो ये सारी जितनी भी टर्म्स है, राइम वाइम सब, ये सब पोइट्री की ही पार्ट है। तो यहाँ पर ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन की पोएम, ठीक है। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन की, ससेट्स का मतलब होता है 6 लाइन। मान लो ये 14 लाइन है, ठीक है, ये 14 लाइन है, तो पहले तो 8 लाइन बना दी और फिर 6 लाइन बना दी, मतलब पहले 8 लाइन है, फिर हल्का सा ब्रेक देके 6 लाइन लिख दिया। तो ध्यान से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो पैट्रिकन सोनेट्स होते थे वो किस पर बेस्ड थे, तो आपको ऑप्शंस मिलेगा ऑक्टेव, ससेट, ऐसे ऐसे करके कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रिपलेट लिख देगा, क्वार्टर लिख देगा, कुछ भी लिख देगा। तो यू शुड रिमेंबर, आपको ये ऑप्शन चूज करना है, 1 ऑक्टेव एंड 1 ससेट। इसका मतलब एक 8 लाइन और एक 6 लाइन्स में लिखते थे। अब इनका राइम स्कीम क्या बना भाई? राइम स्कीम भी पक्का याद करेंगे। राइम स्कीम का क्या मतलब होता है समझिए। आपकी ये पोएम है, ठीक है, आपकी ये पोएम है 1 2 3 4, फिर ये है
अब इनकी जो लास्ट लाइन होती है, जो लास्ट शब्द होता है, मान लो ये शब्द है और ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, इनका जो लास्ट शब्द होता है तो आपका उसका कुछ मैच होगा। जैसे मैं कहूं राइम वाइन, ठीक है, नाइट बाइट, कुछ भी है, कैट पैट डॉग मॉग, मैं तो कुछ भी XYZ रैंडमली बोल रही हूँ। तो कहने का मतलब इन दो की साउंड मैच होगी, इन दो की साउंड मैच होगी, इन दो की, तो जिनकी साउंड मैच होगी, मान लें इनकी और इनकी मैच होगी तो हम इनको लिखेंगे AA, इनकी और इनकी मैच होगी तो हम इसको लिखेंगे BB। लेकिन मान लो इन चारों में से किसी की भी मैच नहीं हुई तो हम इसको लिखेंगे ABCD। कई बार क्या होगा, जो पहली लाइन की साउंड है वो चौथी लाइन से मिलती मिलेगी, तो पहली को A लिखा, चौथी को भी A लिखेंगे। कहने का मतलब सेम साउंड को सेम लेटर देंगे, फिर B की सेम है और C की भी सेम है तो हम लिखेंगे AB। तो कहने का मतलब राइम स्कीम्स का मतलब होता है जो भी आपकी राइम मैच हो रही है, XYZ जो भी आपकी राइम मैच हो रही है, आपका उस मैचिंग राइम को उठाकर आपने मैच करना होता, तो वो होती है राइम स्कीम। तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि पैटर्न सोनेट्स की जो राइम स्कीम थी वो क्या थी। तो उसकी राइम स्कीम क्या थी, अब्बा अब्बा। अब्बा अब्बा का मतलब क्या है, मैं याद करवाने के लिए बोल रही हूँ, अब्बा जान। अब्बा हम किसको बोलते हैं, पिता को बोलते हैं। पिता कौन होता है भाई, जो बड़ा होता है। अब पैटर्न सोनेट में सबसे बड़ा था, तो बस याद हो जाएगा तुम्हें, अब्बा अब्बा। ABBA, इसका मतलब इसकी साउंड सेम थी और दूसरी और तीसरी लाइन की साउंड सेम थी, तो इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, अब्बा अब्बा। ये तो बन गई 8 लाइन, ठीक है, और ये CDC और DCD ये बन गई 6 लाइन। CDC का मतलब समझ गए ना, कि यहां पर जो पहरा है इसकी साउंड और इसकी साउंड सेम है, मतलब यहां पर लिखा है गॉट, यहां पर लिखा है बॉट, इन दोनों की साउंड सेम है, बीच वाले की अलग है तो बीच वाले को D दे दिया। तो ये राइम स्कीम क्या बन गई, CDC। ठीक है, आपको मान ले कोई पैसेज दे दे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कुछ भी आ सकता है, पैसेज की भी प्रैक्टिस करेंगे और दूसरे वाले की भी करेंगे। तो मान ले पैसेज देके वो आपसे ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस पैसेज की राइम स्कीम बता दो, तो इस पैसेज की राइम स्कीम बता दो, तो कैसे बताओगे, ऐसे मैच करके बता देना, ठीक है, अपने हिसाब से भी राइम स्कीम क्रिएट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर अब्बा अब्बा और CDC और DCD, तो यहाँ पर ये क्या है, आपको राइम स्कीम याद रखनी है किसकी, पैट्रिकन सोनेट्स की। गॉट इट। हाँ, दूसरा है, अब क्या है भाई, इटली के सोनेट्स हैं, ठीक है, इटालियन पैट्रिकन सोनेट्स हो गए। अब सोनेट्स आ जाते हैं इंडिया के अंदर, सॉरी इंडिया नहीं, अब सोनेट आ जाते हैं इंग्लैंड के अंदर। और इंग्लैंड में जो सोनेट्स को लाने का काम किया था, जो इंग्लैंड की आपको पता है, इंग्लैंड में जो सोनेट्स लाया था, फेमस तो किया किसने भाई, शेक्सपियर ने किया था, ठीक है, लेकिन जो सोनेट्स लाने का काम किया था वो दो, विट एंड सर्रे, ठीक है, विट एंड सर्रे, बताती हूं मैं आपको। विट एंड सर्रे एक बार घूमने जाते हैं, एक का नाम है थॉमस विट, THOMAS, थॉमस, WYATT विट, थॉमस विट, ठीक है। सबसे पहले इंग्लैंड में क्वेश्चन आ जाए किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो थॉमस विट ने, ठीक है। और एक का नाम था हेनरी होवर्ड। अब आप कहोगे मैम हमने तो हमेशा विट एंड सर्रे पढ़ा है। अब ये जो सर्रे होता ना, SURREY, ये सर्रे इनकी कोई पोस्ट होती थी, मतलब कोई पोस्ट सी टाइप में थे। तो आपने बचपन से हमेशा पढ़ा होगा विट एंड सर्रे, विट एंड सर्रे, विट एंड सर्रे, है ना, कि सोनेट्स को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने वाले थे विट एंड सर्रे, विट एंड सर्रे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि थॉमस विट एंड सर्रे, ये सर्रे का जो असली नाम था वो था हेनरी होवार्ड। तो आपको क्वेश्चन में हेनरी होवार्ड भी लिखा मिल सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। सर्रे इज अ हेनरी होवार्ड। तो थॉमस विट एंड सर्रे पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था भाई, इंग्लिश में सोनेट्स को लाने का काम किया था। और इन्होंने फर्स्ट सोनेट कलेक्शन छपवाया था, टोटल मिसलेनी, आगे लिखा है सारे सोनेट्स लिखे हुए हैं उनमें, ठीक है, टोटल मिसलेनी, फर्स्ट सोनेट का कलेक्शन इन्होंने अपना छपवाया था। लेकिन इन्होंने तो भाइयों ने ला दिया, लेकिन इस सोनेट को फेमस किसने करा, अब इन्होंने तो ला दिया इंग्लिश में, अंग्रेजी की राइटिंग में, तो इस सोनेट को जो फेमस करा लिख लिख के, वो किसने किया भाई, हमारे द वन लीजेंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मोस्ट फेवरेट वन। हमने कितनी क्लासेस पढ़ी शेक्सपियर की, है ना, मतलब हमने कितनी क्लास पढ़ी, कम से कम भी मैंने आपको 12-14 क्लास तो पढ़ाई होंगी ना शेक्सपियर की लिटरेचर में। लेकिन कोई बात नहीं, उन 14 क्लास में से भी है ना, लास्ट 2 क्लास जो इसकी पोइट्री और सोनेट्स की थी वो यूज हो जाएंगी। ड्रामा तो अब हम छोड़ देंगे, पर पता नहीं मेरा दिल कह रहा अंदर से शेक्सपियर को पढ़ ही लेना चाहिए, चाहे सिलेबस में ना भी दिया हो, है ना, ऐसे फीलिंग आ रही है ना। हमने तो 10-12 क्लास में पढ़ ही रखा है शेक्सपियर, फिर दोबारा रिवाइज करना हो तो थोड़ा बहुत कर लेना, वैसे सिलेबस के हिसाब से नहीं है, बट मेरी अंदर दिल की फीलिंग कह रही है यार शेक्सपियर से तो क्वेश्चन पूछ ही लेगा, TGT वाला छोड़ेगा नहीं, ठीक है। देखो वैसे भी तो तुम इतना पढ़ते हो ना, मेरी बात सुनो, वैसे भी तुम इतना पढ़ते हो ना, शेक्सपियर को हमने बड़ा दिल लगा के पढ़ा है, 10-12 ही तो क्लास है,
तो तुम उन क्लास को पढ़ जाना, बेसिक सिलेबस में ना हो, पर पता नहीं अंदर अंदर की आवाज आ रही है कि शेक्सपियर बिना टीजीटी इंग्लिश का पेपर बनेगा नहीं, पता नहीं ऐसा फील आ रहा है मुझे अंदर से, तो तुम शेक्सपियर को पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना, अपने जो इंग्लिश लिटरेचर के लाइव बैच के अंदर है शेक्सपियर। या फिर मैं आपके टीजीटी स्क्रीनिंग के फोल्डर में ही एक स्पेशल क्लास का फोल्डर बना दूंगी, जो क्लास मुझे लगेगी ना आपको पढ़नी चाहिए, लिटरेचर की रिस्क ना लेना चाहिए, वो यहाँ पर ही डाल दूंगी मैं, ठीक है। चलो, जैसे अब शेक्सपियर को यहीं पर डाल दूंगी, आपको और फोल्डर्स पे ध्यान ही नहीं देना, आपको टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग फोल्डर पे ही काम करना है। जो लिटरेचर की क्लास मुझे आपसे पढ़वानी होंगी स्पेशल, मैं इस फोल्डर के अंदर ही डाल दूंगी, ठीक है। बट शेक्सपियर तो मैं पढ़वाऊंगी, पता नहीं मेरा जी कहता है कि पढ़ लो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब इसको शेक्सपियर ने फेमस करा, अब क्वेश्चन आएगा, ये जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो, दिस इज द क्वेश्चन डेट फॉर स्टार ओरिएंटेड क्वेश्चन, कि शेक्सपियर ने जब सोनेट फेमस करे तो उसने क्या अपना राइम स्कीम रखा था, जो शेक्सपियर के सोनेट्स का राइम स्कीम था, तो उसने किस तरीके से अपना राइम स्कीम रखा था, तो इसने ये रखा था, देख लो, 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट। शेक्सपियर का यदि आपसे पूछ ले सोनेट किस तरीके से डिजाइन था, तो आपको ध्यान रखना है 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट, 3 क्वार्टरेन एंड 1 कपलेट। अब कपलेट क्या होता है, देखो कपल होते हैं ना, कपल होते हैं 2 मियाँ बीबी, तो कपल 2 होते हैं, ठीक है, हाँ, तो कपल 2, और शेक्सपियर वैसे पोइट्री सोनेट के लिए फेमस है, तो पढ़ेंगे हम, तो कपल 2 हो गए, याद हो गए, 2 लाइन होगी। क्वार्टरेन का मतलब होता है 4 लाइन, क्वार्टरेन का मतलब होता है 4 लाइन, वैसे सारी लाइंस मैं अलग से पढ़ाऊंगी, बट फिलहाल इतना ही समझो, क्वार्टरेन का मतलब होता है 4 लाइन। 3 क्वार्टरेन का मतलब क्या है, 3 गुणा 4 मतलब 12 लाइन, ये होगी। 1 कपलेट का मतलब क्या है, 2, तो टोटल होगी कितनी भाई, 14 लाइंस, टोटल होगी कितनी, 14 लाइंस। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि 14 लाइंस में शेक्सपियर ने ऐसे डिवाइड किया था, तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट, ये ऑप्शन मिल जाएगा कि शेक्सपियर के सोनेट किस तरीके से डिवाइडेड थे, तो आपको ध्यान रखना है 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट, ऐसे ये आंसर मिलेगा। राइम स्कीम क्या था इसका, ए बी सी डी, बिल्कुल सीधा सा राइम स्कीम था, ए बी सी डी, ई एफ जी, ये इसका क्या था भाई, राइम स्कीम था, किसका, शेक्सपियर का। और शेक्सपियर को तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई, बस मैंने बोल दिया, तुम्हें होमवर्क दे दिया है आज की क्लास के साथ साथ, तुम्हें आज शाम को ही तुम्हारे इस फोल्डर के अंदर टीजीटी स्क्रीनिंग 2023 मतलब जो होती है टीजीटी स्क्रीनिंग के अंदर एक फोल्डर बना दूंगी मैं, स्पेशल क्लास, ताकि तुम्हें कंफ्यूज ना होना पड़े, लिटरेचर में ना भागना पड़े। स्पेशल क्लास में मैं आपको शेक्सपियर की 10 वीडियो डालूंगी, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें वो पढ़नी है, मुझे नहीं पता वो सिलेबस में है या नहीं, बट पढ़नी है। चलो, अगला है स्पेंसरियन सोनेट। अगला जो सोनेट है वो किसने शुरू किया भाई, स्पेंसर। ट्रिपल एस याद रखेंगे, ट्रिपल एस का मतलब क्या है, शेक्सपियर, स्पेंसर, सिडनी, इन तीनों ने क्या किया भाई, इसको फेमस करा, मतलब एक तरह से सोनेट को। अब स्पेंसरियन ने क्या किया भाई, जो पेट्रिकन सोनेट्स थे उसको ही अपने हिसाब से बस मॉडिफाई कर दिया और लिख दिया, कुछ खास इसने नहीं करा है, ठीक है, सेम वही सब कुछ रखा है, बस राइम स्कीम बदली है इसने, बाकी इसका सेम वही रहा है, ऑक्टेव और ससेट्स, ठीक है, ऑक्टेव और ससेट जो पैटर्न सोनेट्स का फॉर्मूला था, स्पेंसर ने सेम वही फॉर्मूला अपनाया है, बस राइम स्कीम बदली है और इसने कुछ भी नहीं करा है, ठीक है, हाँ, तो बस यहाँ पर आपको इसने राइम स्कीम्स जो है इसने बदल दी। और स्पेंसर का जो सोनेट का कलेक्शन था उसका नाम था अमोर्टी, AMORETTI, ठीक है, अमोर्टी उसके सोनेट कलेक्शन का क्या था भाई, नाम था, तो आपको यहां से ध्यान रखना है। फिर है मिल्टन सोनेट्स, मिल्टनिक सोनेट्स। तो मिल्टन के सोनेट्स हैं, ये अपने हिसाब से लिखता था, 2 पार्ट्स में ब्रेक करके फ्री टाइप में लिखता था, अपने जैसे जी में आए वैसे लिखता था। मिल्टन किसी को ज्यादा फॉलो नहीं करता था, मतलब जैसा इसका मूड करा ये वैसा लिख देता था, ठीक है ना, मतलब जैसे इसका मन करा ये वैसा लिखता था, किसी का रीस नहीं करता था, कहते हैं ना अपने फ्री अंदाज में लिखता था, कोई इसने स्पेसिफिक राइम नहीं बनाई, अपने जैसे जी में आता मिल्टन वैसे लिख देता था। बट मिल्टन ने भी सोनेट्स लिखे थे, ठीक है ना, तो मिल्टन के सोनेट्स भी अपने आप में क्वेश्चन आ जाते हैं। 24 सोनेट्स लिखे थे मिल्टन ने, 24 सोनेट्स लिखे थे मिल्टन ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहां तक तो हो गया सोनेट्स, लेकिन एक और सोनेट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। द नेम ऑफ दैट सोनेट इज कर्टेल सोनेट, ठीक है, नेम ऑफ दैट सोनेट इज कर्टेल सोनेट। अब मैडम ये कर्टेल सोनेट क्या है, कर्टेल सोनेट तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें विक्टोरियन एज में एक राइटर पढ़ाया था हॉपकिंस नाम से, है ना, तो विक्टोरियन एज में जो मैंने आपको हॉपकिंस पढ़ाया था, JM हॉपकिंस, तो JM हॉपकिंस ने सोनेट का एक नया तरीका इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था कर्टेल सोनेट्स, ठीक है।
तो इसने एक सोनेट का नया तरीका इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम क्या था, कर्टेल सोनेट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो कर्टेल सोनेट में खास बात क्या थी, ये 10.5 लाइन का सोनेट था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ये 10.5 लाइन का सोनेट था। मैडम 10.5 लाइन का मतलब 14 लाइन नहीं थी इसके सोनेट में, 10.5 लाइन थी। पेपर में आपको 10.5 ही मिलेगी, 10.5 ऑप्शन ना मिले तो आप 11 लाइंस कराना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आप 10.5 करके आओगे। यस सुनीता, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर। तो कर्टेल सोनेट्स जेएम हॉपकिंस के द्वारा लिखा गया था, आपको ध्यान रखना है। तो 11 लाइंस का सोनेट है, बट आपको 10.5 करना है। इसका जो राइम स्कीम्स था ABC, ठीक है, ABC 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 ABC, फिर DCB और DC, ठीक है, AB AB DCB DC। तो ये इसका क्या था भाई, राइम स्कीम था। ये बताने की जरूरत नहीं ना कैसे बना। ए मतलब 3 लाइन है, इसकी और इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये चीज मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कॉम्प्रीहेंशन देगी, उसकी राइम स्कीम पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए राइम स्कीम कैसे निकालनी है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। क्लियर। तो ये हो गया भाई आपका सोनेट। अब देख लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से फेमस सोनेट्स हैं जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एक एक पॉइंट याद रखना है, इनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी याद रखना है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी पूछा जा सकता है सोनेट का। तो सबसे पहले जो इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट था उसका नाम है टोटल मेसेलिनी। ठीक है, सीरीज का नाम था मेसेलिनी सॉन्ग एंड सोनेट्स। तो इंग्लिश लिटरेचर में जो सबसे पहले सोनेट का कलेक्शन आया उस कलेक्शन का क्या नाम था, तो उस कलेक्शन का जो नाम था, मैंने 5:30 की स्ट्रीम लगा रखी थी। नहीं मीनाक्षी, ऐसा नहीं हो सकता, क्लास तो 12 से 1 होती है। 5:30 की स्ट्रीम, 12 से 1:30 सॉरी, 5:30 की स्ट्रीम गलती से रह गई होगी, सॉरी मैंने नहीं ध्यान दिया। क्लास आपकी सेम टाइम पे होगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास का कोई टाइम चेंज नहीं होगा बेटा कभी भी, सिर्फ सैटरडे आपकी क्लास का टाइम चेंज हो सकता है, क्योंकि सैटरडे को और बहुत सी क्लास ऑर्गेनाइज होती है वीकेंड की। मंडे टू फ्राइडे कोई टाइम चेंज नहीं होगा, 12 से 1:30 है तो 12 से 1:30 ही है। देखो टोटल मेसेलिनी, तो पहला जो सोनेट का कलेक्शन था उसका नाम था मेसेलिनी सॉन्ग एंड सोनेट। ठीक है, मेसेलिनी सॉन्ग एंड सोनेट हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर जो पब्लिशर, क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में, कुछ बच्चे सोचते हैं कि टोटल इसका राइटर था। ठीक है, टोटल इसका राइटर नहीं था, टोटल पब्लिशर था। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है टोटल मेसेलिनी में टोटल कौन था, तो टोटल इज अ नेम ऑफ पब्लिशर। ठीक है, तो ये नेम ऑफ पब्लिशर था जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इन्होंने डिफाइन किया था। जब ये विटन सर्रे वगैरह आए थे तो इन्होंने अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों का, इसका कोई स्पेसिफिक राइटर नहीं कहेंगे, बट बेसिकली विटन सर्रे ने ही इस कलेक्शन को हमारे सामने लाने का काम किया। ठीक है, और ये पब्लिश हुआ भाई 1557। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये पब्लिश हुआ 1557 में। ये क्या हुआ भाई, पब्लिश हुआ। फिर कर लेते हैं, फिर है सर फिलिप सिडनी का सोनेट कलेक्शन। सिडनी का जो सोनेट कलेक्शन था उसका नाम था एस्ट्रोफल एंड स्टेला। सिडनी का जो कलेक्शन था उसका नाम था एस्ट्रोफल एंड स्टेला। एस्ट्रोफल एंड स्टेला स्टार लवर एंड बिलव्ड को डेडिकेटेड है। स्टेला स्टार बिलव्ड है, एस्ट्रोफल उसका लवर है, तो वो एक दूसरे को मिल नहीं पाते हैं। जैसे कि भाई स्टार एक दूसरे के साथ होते हैं बट मिल नहीं पाते हैं, तो उसी थीम को इसकी भी गर्लफ्रेंड पेनीलोप शायद, हाँ वो इससे मिल नहीं पाई थी, तो उसी को इसने डेडिकेट करके लिख दिया था। ठीक है, हाँ इसकी बिलव्ड को इसने, पेनीलोप था उसका नाम, उसको इसने डेडिकेट किया था। तो इसका ईयर भी आपको याद रखना है 1598। ठीक है, इसका ईयर क्या था, 1598 था। ठीक है, और इसमें टोटल 108 मतलब सोनेट थे। ठीक है, इसमें टोटल कितने सोनेट्स थे भाई, 108। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें टोटल कितने सोनेट्स थे, हाँ टोटल इसमें 108 सोनेट्स थे, आपको याद रखना है इस सोनेट्स के कलेक्शन में। नेक्स्ट जो सोनेट का कलेक्शन है, द नेम ऑफ दैट कलेक्शन इज अमोर्टी। एक सेकेंड, एक में 108 थे, एक में 88 थे, बस ये कंफर्मेशन के साथ देख रही हूँ 108 किस में थे और 88 किस में, सही है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सोनेट पूछा जाए तो 108 थे 1598 में। फिर स्पेंसर ने लिखा जिसका नाम था अमोर्टी। स्पेंसर का जो था उसका नाम था अमोर्टी, और अमोर्टी इसने अपनी ब्राइड मतलब अपनी दुल्हन को ही एपिथेमेलियन, एक सॉन्ग भी लिखा था अपनी वाइफ को इसने, खुद ही शादी का, तो अपनी वाइफ को एड्रेस किया था इसने अमोर्टी, जिसमें 88 सोनेट्स थे। जिसमें नंबर ऑफ सोनेट्स कितने थे भाई, 88 थे, 88 सोनेट थे।
और इसका पब्लिशिंग ईयर था 1595, ठीक है, इसके ईयर भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो सोनेट्स हैं शेक्सपियर के हैं, जग जाहिर है शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे थे भाई, 154, सबको पता होगा शेक्सपियर के तो कितने सोनेट्स लिखे थे, 154। 154 सोनेट्स में से 154 सोनेट्स, जिसमें से 126 सोनेट इसने WH, हमें नहीं पता ये WH कौन है, कोई कहता इसका दोस्त था, दोस्ती था, ठीक है, कोई कहता ना ना कोई गर्लफ्रेंड होगी, कोई मर गई होगी, दोस्त को इतने कौन डेडिकेट करता, बट इसका फ्रेंड ही था ये, ठीक है। ना ही हमें इस WH का फुल फॉर्म मिलता है लिटरेचर में, हमेशा बस यही लिखते हैं शेक्सपियर डेडिकेटेड टू हिज सोनेट टू WH, ठीक है। अब तुक्का मारने को विलियम हर्थर कुछ भी लिखते रहो, बट रियल फैक्ट यही है कि शेक्सपियर ने इसके नाम को उजागर नहीं किया था, ठीक है। तो 126 सोनेट शेक्सपियर ने WH को डेडिकेटेड किए थे, और 26 सोनेट इसने डार्क लेडी, अब ये डार्क लेडी भी नहीं पता कौन है, ठीक है, और 26 सोनेट इसने क्या किए थे, डार्क लेडी, विलियम हर्थर कुछ कह देते हैं इसको ऐसे विलियम टाइप से, बट WH ही मिलता है हमें ज्यादा। 26 सोनेट इसने डार्क लेडी को डेडिकेट किए थे, और बाकी बचे 2 सोनेट इसने गॉड ऑफ क्यूपिड होता है गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ क्यूपिड को डेडिकेट किए थे। तो यहां से आपको ध्यान रखना है ये शेक्सपियर ने कितने सोनेट किस किस को डेडिकेट किए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंग्लिश वाले घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा लिटरेचर इतना मुश्किल नहीं आएगा। 1609 में कब लिखा भाई इसने, 1609, ईयर याद रखने ना। नेक्स्ट जो सोनेट कलेक्शन है उसका नाम है डायना सॉरी, नेक्स्ट जो सोनेट कलेक्शन है उसका नाम है डायना, जो कि हेनरी कॉन्स्टेबल ने लिखा था, मतलब मिसेलेनियस सब्जेक्ट था, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं था, किसी स्पेसिफिक को डेडिकेट नहीं किया था, ऐसे ही बस मिसेलेनियस इश्यूज इसने लिख दिए थे, विभिन्न प्रकार के इश्यूज लिख दिए थे, ठीक है। फिर सैमुअल डेनियल ने लिखा था डेलिया, ये ना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कंफ्यूज मत होना भाई, एक सैमुअल डेनियल है, ठीक है, एक राइटर का नाम सैमुअल डेनियल है और एक का हेनरी कॉन्स्टेबल है, तो डोंट बी कंफ्यूज। डेलिया सैमुअल डेनियल का है, ठीक है, हाँ सैमुअल डेनियल का है, और डायना इसका हेनरी कॉन्स्टेबल का है, तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। हाँ, थॉमस लॉज ने लिखा था फिलिस सोनेट कलेक्शन, ये मिसेलेनियस टॉपिक थे, कुछ स्पेसिफाइड इनके टॉपिक नहीं थे। डेलिया का ईयर आप थोड़ा सा यहाँ पर याद कर लेना, 1592, डेलिया वाला ईयर आप याद कर लेना, बाकी कोई ज्यादा ईयर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर जॉन डन ने रिलीजियस सोनेट्स लिखे थे। अब जॉन डन जैसे पोइट्री है, तो पोइट्री में कहीं ना कहीं मेटाफिजिकल पोइट्री भी इंक्लूड हो गई, तो पोइट्री अपने आप में छोटा नहीं है, ये TGT वालों ने पागल बनाने के लिए लिख दिया पोइट्री अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब जॉन डन ने लिखा कौन सा भाई, होली सोनेट्स। होली सोनेट्स एक रिलीजियस थीम पर बेस्ड था, 1633 में लिखा, ठीक है, 1633 में लिखा था, आपको ध्यान रखना है। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ के हम पढ़ चुके हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो सोनेट कलेक्शन लिखा था रिवर डडन सोनेट्स, है ना, रिवर डडन सोनेट्स इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सोनेट सीक्वेंस है ठीक है। एक्लिस्टिकल सोनेट्स एंड रिवर डडन सोनेट्स, ये किससे रिलेटेड है भाई, विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है, तो ये रिलीजियस थीम के ऊपर और मतलब मिसेलेनियस थीम के ऊपर ही बेस्ड थे, तो इसके भी ईयर याद करना 1820 और 1822, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर डीजी रोजेटी का जो सोनेट कलेक्शन है, डीजी रोजेटी याद होगा, प्री रेफेलाइट्स में पढ़ा था, हेड ऑफ प्री रेफेलाइट्स, ठीक है, हाउस ऑफ लाइट, तो डीजी रोजेटी ने जो लिखा था उसका नाम था हाउस ऑफ लाइट, ईयर याद करना 1881। फिर याद होगा, फटाफट बताओ कमेंट करके, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग कौन थी, पढ़ाया था मैंने तुम्हें, एक ही सोनेट सीक्वेंस था इसका, पुर्तगीज वाला, हाँ वही है, सोनेट फ्रॉम द पुर्तगीज। फटाफट बताओ, देखती हूँ तुम्हें लिटरेचर कितना याद है। विक्टोरियन एज में मैंने एक राइटर पढ़ाया था और मैंने ये बताया था ये उसकी बीवी है, फटाफट बताओ कौन था वो, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का जो सीक्वेंस था सोनेट फ्रॉम द पुर्तगीज, ये इसका सीक्वेंस मतलब सोनेट था 1850 के अराउंड इसने ये लिखा था, जो कि वन ऑफ द लास्ट ऑफ विक्टोरियन आप कह सकते हो, ठीक है। हो रही है मोनिका, बिल्कुल सबकी हो रही है। फिर एक सोनेट आपको ध्यान रखना है जॉर्ज मेरेडिथ का, जिसका नाम है मॉडर्न लव, यस ब्राउनिंग की वाइफ थी, ठीक है, सबका सही है। तो मॉडर्न लव जॉर्ज मेरेडिथ ने लिखा था, मॉडर्न लव 1862 में। तो ये कुछ फेमस सोनेट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन सेम वही बात है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना, क्लियर। अब कर लेते हैं ऑड्स के बारे में। पोइट्री का नेक्स्ट जो फॉर्मेट है, थर्ड फॉर्म है, दैट इज ऑड। सुना होगा तुमने,
ऑड के बारे में बहुत, ऑड 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 ऐसे, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पिछली बार स्क्रीनिंग में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था ऑड से, पिछले स्क्रीनिंग में भी क्वेश्चन था, हरियाणा कैडर और मेवात कैडर दोनों में, अस्ट्रोफी एंटिस्ट्रोफी क्या था ऐसा पूछा हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा ऑड जो है ये फॉर्म ऑफ पोइट्री है, लिरिकल फॉर्म है पोइट्री की, आपको पता है। मतलब ऑड क्या होता है, एक वही एक लंबी सी फॉर्म होती है पोइट्री की, जिसमें एक मतलब एक बड़ी सी पोएम, मतलब सिंपल सी भाषा में तुम ये कहते हो यार बोर हो गए पढ़ पढ़ के, मतलब एपिक तो कुछ ग्रैंड स्टाइल वाला हो गया, ये होगी एक बड़ी सी पोएम, ठीक है, जिसमें हमें लगेगा यार ये इसका ओपनिंग है, ये इसका मिड पार्ट है, ये इसका एंडिंग पार्ट है, ऐसे एक बड़ी सी जो पोएम होती है, एक तरह से लॉन्ग नरेटिव जो पोएम होती है, ऐसा लगता है कोई बंदा इस पोएम को नरेट किया जा रहा है, तो लॉन्ग नरेटिव जो पोएम होती है, द नेम ऑफ दैट पोएम इज ऑड, तो उस पोएम का नाम क्या होता है, ऑड। तो फॉर्म ऑफ पोइट्री लिरिकल जो है ये पोएम होती है, रिटन इन द प्रेज ऑफ द, मतलब किसी की प्रेज में आप लिख सकते हो, किसी को भी एड्रेस करके लिख सकते हो, मतलब यू कैन से ये एक एड्रेस फॉर्म होती है, लॉन्ग नरेटिव एड्रेसिंग फॉर्म, किसी को भी एड्रेस करते हुए जब आप कुछ लंबी सी कहानी बता रहे हो लाइक, तो एक तरह से दिस काइंड ऑफ पोएम इज कॉल्ड ऑड। ठीक है, अब ऑड में सबसे इंपॉर्टेंट है पिंडारिक ऑड्स, क्योंकि पिंडार जो पोएट था उसने शुरू में ऑड शुरू किए थे। ठीक है, तो पिंडार ने ऑड शुरू किए थे, तो इसीलिए स्टार्टिंग में क्या बोल दिया भाई, पिंडारिक ऑड। ठीक है, तो पिंडारिक ऑड, तो पिंडारिक ऑड सबसे फेमस, सबसे पहले ऑड है यदि हम कहेंगे, मतलब ग्रीक पोएट था पिंडार। ठीक है, तो भाई इसने सबसे पहले लॉन्ग एड्रेसिंग नरेटिव पोएम लिखी थी एक इलाबरेटिव स्टाइल के अंदर, तो इसीलिए ये फेमस हो गया। तो पिंडारिक, PINDARIC, पिंडारिक ऑड जो है सबसे पहले लिखे थे, पिंडारिक और होरेशियन, दो टाइप के ऑड फेमस है, पिंडारिक और होरेशियन। होरेस पोएट था रोमन टाइप का, पिंडार पोएम था ग्रीक टाइप का, तो एक ने अपने हिसाब से लिखा और एक ने अपने हिसाब से लिखा, तो दोनों के ऑड क्या हो गए भाई, फेमस हो गए, होरेशियन के भी और पिंडार के भी। अब पिंडारिक जो ऑड है वहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में जरूर, क्या बनता है खास क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। तो डेवलपमेंट है, ग्रीक पोएट है पिंडार, फर्स्ट टाइम जिसने यूज किया था ओड को, मतलब एक तरह से कुछ गाते पीते मजे से ओड गुना दिए। आपको ये यहाँ पर जो पॉइंट है ये याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिंडारिक ओड्स के 3 भाग होते हैं। ठीक है, पिंडारिक ओड के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, एनिपोड, STROPHE स्ट्रोफी, STROPHE स्ट्रोफी। दूसरा है एंटीस्ट्रोफी, ANTISTROPHE स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, एंड इपोड, EPODE। तो ये 3 पार्ट होते हैं। अब क्वेश्चन आया था टीजीटी स्क्रीनिंग में, मुझे ध्यान है लास्ट टाइम क्वेश्चन, कि क्वेश्चन यही था विच इज द मिडल पार्ट ऑफ द पिंडारिक ओड्स, कि पिंडारिक ओड्स का जो मिडल पार्ट है वो क्या कहलाता है। तो पिंडारिक ओड का जो मिडल पार्ट है वो क्या कहलाता है, एंटीस्ट्रोफी कहलाता है। ठीक है, जो ओपनिंग पार्ट होता है, स्टार्टिंग स्टेंजा होता है, वो स्ट्रोफी कहलाता है। जो मीडियम मिड पार्ट, सेकंड पार्ट होता है, जो किसी भी चीज को आगे बढ़ाता है, तो वो एंटीस्ट्रोफी होता है। और जो कंक्लूजन होता है, जो एंडिंग पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है, इपोड कहलाता है। ठीक है, हाँ इपोड कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों पॉइंट है। ठीक है ना। थॉमस ग्रे का प्रोग्रेस ऑफ पोएजी काफी एग्जांपल है, मतलब वो तो हम सारे ओड बाद में करेंगे, क्लियर। फिर होरेशियन ओड की बात करें तो होरेशियन ओड में कुछ यूनिक क्वेश्चन नहीं बनता, बस होरेस ने जो यूज किए थे तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब रोमन पोएट था होरेस, तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो सब्जेक्ट्स को ये डील करता था। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका कुछ खास नहीं है, इसका एक ही पार्ट है, इसने अपने पार्ट को नाम दिया था होमोस्ट्रोफिक, मतलब अपने अंदाज में लिख रहा है। जैसे उसने तो 3 भाग बनाए, तो 3 भाग बनाए तो एग्जाम का क्वेश्चन बन गया, पहला भाग कौन सा, बीच वाला कौन सा, सेकंड कौन सा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, एक सिंपल सा है, होरेशियन ओड के अंदर ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। होमोस्ट्रोफिक इस तरीके से इसने एक ही पार्ट में अपना होरेशियन ओड जो है डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, ओड टू ड्यूटी है, जैसे ओड टू सॉलिट्यूड है, ये सब होरेशियन ओड के क्या है, अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो ये ग्रीक मतलब ये क्या था, रोमन राइटर था, और वो क्या था, ग्रीक राइटर था। थैंक यू सो मच पूजा। फिर एक ओड है इररेगुलर ओड। ठीक है, एक और ओड है आजकल जो ट्रेंड में है, इररेगुलर ओड, जो अंग्रेजों वालों ने ट्रेंड किया, मतलब ब्रिटिश जो फ्री कहते हैं ना, फ्री राइटर्स हैं, फ्री राइटर्स ने इररेगुलर ओड। इररेगुलर ओड का क्या मतलब है, जिसमें राइम्स हैं, मीटर्स हैं, मतलब जिसमें कहने का मतलब आप अपने अंदाज में, जैसे हम फ्री वर्स में लिखते हैं ना, तो इररेगुलर ओड का यही मतलब है कि वी आर नॉट श्योर अबाउट आवर कंटेंट, कि भाई कुछ भी अपने हिसाब से, कहते हैं ना फ्री अंदाज में पढ़ाओ। जैसे मैं कहती हूँ यार मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी, बट अब तो सिलेबस आ गया तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे ना, तो अपने हिसाब से पढ़ते, खैर तब भी खूब, तब बल्कि हम ज्यादा पढ़ते हैं, है ना।
तो इररेगुलर ओड के अंदर क्या है, राइम, मीटर्स, और यहाँ पर ये जो राइम मीटर्स है, मतलब यहाँ पर स्टेंजा का जो परफेक्ट डिवीजन होता है ना, वो यहाँ पर नहीं मिलता है। अपने ही अंदाज में किसी भी तरीके से जब पोएट लिख देता है तो इररेगुलर ओड है, जो आजकल ट्रेंड में है, ठीक है, मॉडर्न जो ट्रेंड में है आजकल जो पोइट्री है वो इररेगुलर ओड में लिखी जाती है। जैसे कि फ्री वर्स, पोइट्री का फ्री वर्स जो अंदाज है लिखने का, ठीक है, तो वही अंदाज एक तरह से ओड में लिखा जा रहा है तो उसको इररेगुलर ओड बोल देंगे, ठीक है। हाँ संदीप कुमार, बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर के फेमस ओड कौन कौन से हैं, जो मोस्ट फेमस है, जो आपको याद रखने हैं। अब ये मैं अलग अलग क्यों डिफाइन कर रही हूं, क्योंकि अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, आपको लिख देंगे इनमें से ओड कौन सा नहीं है, इनमें से एलेजी कौन सी नहीं है, इनमें से सोनेट कौन सा नहीं है, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा आपका, मैं बता दूं, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। थैंक यू पूजा। हाँ पूजा तुम ठीक कह रहे हो, पूजा कह रही है मैम आज की क्लास तो आपको यूट्यूब पर ओपन करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे डेमो मांगते हैं। हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो यार, क्लास 1 है, बल्कि मैंने गलती करी, साथ चलानी थी, क्लास 1 यूट्यूब पर भी चलानी थी और ऐप पर भी, क्योंकि हर सब्जेक्ट की क्लास 1 तो वैसे भी ओपन की जाती है, क्योंकि बच्चे कहते हैं डेमो क्लास कहाँ है, डेमो क्लास कहाँ है। वैसे मैंने ना कभी डेमो क्लास दी नहीं, मेरा पूरा यूट्यूब डेमो से भरा है, बट स्टिल कुछ नए बच्चे आते हैं तो उनको रहता है डेमो कहाँ है। तो आपने मेरे को सही आइडिया दिया है, ये क्लास यूट्यूब पर खोल दूंगी आपकी क्लास के बाद, और बाद में खोलूं तो कुछ बच्चे ये मत कहना यूट्यूब पर भी क्लास चली तो हमारा ऐप लेने का क्या फायदा है, यूट्यूब पर तो एक क्लास चलेगी, तुम्हें 70 पढ़ाऊंगी तो इसलिए टेंशन ना लेना। और पहली क्लास तो वैसे भी यूट्यूब पर ओपन करनी चाहिए भाई, बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ प्रैक्टिस है यूट्यूब और ऐप पर साथ कराएंगे, क्योंकि वो भी बच्चे अपने स्पेशल हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, वो बच्चे हैं तो तुम हो, वो हैं तो मैं हूँ, तो इसलिए हमें वहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे अच्छी वाली। देखो ग्रेट ओड्स एंड देयर राइटर्स, अब ग्रेट ओड कौन कौन से हैं, रॉबर्ट हैरिक का था एन ओड फॉर बेन जॉनसन, ठीक है, नेम पक्का याद कर लेना, रॉबर्ट हैरिक का था एन ओड फॉर बेन जॉनसन। अब्राहिम कोयले का था ऑन सॉलिट्यूड, स्टार लगा लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑन सॉलिट्यूड लिखा है ये ऑन, ठीक है, तो ऑन सॉलिट्यूड अब्राहिम कोयले का है। बेन जॉनसन का है एन ओड टू हिमसेल्फ एन ओड। जॉन डन का है हेल बिशप वैलेंटाइंस एन हाइम टू गॉड, यार मेरी गला खराब होता जा रहा है, टीजीटी स्क्रीनिंग तक नहीं होना चाहिए बाद में हो जाए बेशक। ए हाइम टू द गॉड द फादर, तो ये जॉन डन का है, जो इंपॉर्टेंट है स्टार लगाने वो मैं आपको बता देती हूँ, यू कैन मार्क द स्टार। बेन जॉनसन ओड टू हिमसेल्फ, यू कैन मार्क द स्टार। जॉन मिल्टन का ओड टू नेविटी ऑफ क्रिस्ट, ठीक है, नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट, स्टार लगा लो, इस पे भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्वल का है अपॉन क्रोमवेल रिटन फ्रॉम द आयरलैंड, ठीक है, अपॉन क्रोमवेल रिटन फ्रॉम द आयरलैंड, ठीक है। ड्राइडन का अलेक्जेंडर फीस्ट और एने किलिग्री, आपको कर लेना, फिर भी देखो नाम सारे ही कर लेना, क्योंकि अब आपके एग्जाम में जब दी तीन फॉर्म है लिटरेचर की, तो रिस्क क्या लेना, सारा ही पढ़ लेना, ठीक है, स्टार नहीं सारे ही स्टार हैं। ग्रे का हाइम ऑफ एडवर्सिटी, स्टार लगा लो, हाइम्स ऑफ एडवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। द बार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताओ, अभी अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, बार्ड किसको बोलते हैं, बार्ड BARD, बार्ड भी पोएट्स को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी पिंडारी कोड है, ठीक है, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी पिंडारी कोड है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। सविता EVS वाली भी ओपन करेंगे, रोड सेफ्टी वाली भी ओपन करेंगे, सारी ओपन कर देंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड तो ना ओपन करूं, इतना पढ़ रखा तुमने मेरे से, ठीक है। मिल्टन का है ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट, तो ड्राइडन ग्रे, एक मिनट कर चुके हम। थॉमस कैंपवेल का ओड टू विंटर याद कर लेना, ठीक है। वर्ड्सवर्थ का ओड टू ड्यूटी, ड्यूटी यहां पर नेचर है, ठीक है ना। ओड टू इमिटेशन ऑफ इमोरलिटी, वर्ड्सवर्थ के दो हैं ये, ओड टू ड्यूटी, ओड टू इमिटेशंस ऑफ इमोरलिटी। कोलरिज का है डिसेक्शन एन ओड, ठीक है, डिसेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। शैले का है ओड टू द वेस्ट विंड, टू ए स्काईलार्क, टू द मून, टू नाइट, टू जेन, ठीक है, शैले ने ज्यादा ओड लिखे हैं, आपको पता PB शैले और जॉन किट्स ने तो बहुत सारे ओड लिखे हैं, और ये सारे मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए हैं रोमांटिक एज के अंदर, ठीक है। अगेन मैं बोल रही हूं, आपको अभी कहीं झकनी मारनी, कोई और फोल्डर नहीं खोलना, अपने आप ही TGT स्क्रीनिंग इंग्लिश फोल्डर के अंदर आपको रात को एक फोल्डर मिलेगा स्पेशल क्लास के नाम से। स्पेशल क्लास में आपको लिटरेचर की वो क्लास डालूंगी मैं जो हम अब तक पढ़ रहे थे ना पिछले 2 महीने से, उनमें से जो TGT वालों को देखनी है, सारी नहीं देखनी, जो TGT वालों को देखनी है मैं स्पेशल क्लास के फोल्डर में डाल दूंगी, ठीक है। हाँ किड्स का है टू नाइटेंगल, टू ऑटम, ऑन ग्रेशियन अर्न, टू साइकी, मेलंकली, टू द पोएट्स, ये किससे रिलेटेड है,
कीट से रिलेटेड हैं, ठीक है। पहली क्लास में सब कुछ इतना बताना पड़ता है ताकि तुम्हारा कोई क्वेश्चन ही ना रहे, ना तो तुम मेरी जान खा जाते हो। बायरन, लॉर्ड बायरन का है ओड टू नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, पढ़ा था हमने। टू थॉमस मूर, ठीक है, तो बायरन का है ओड टू नेपोलियन बोनापार्ट और टू थॉमस मूर, आपको ध्यान रखना है ये। टेनिसन का है टू वर्जिल एंड ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ठीक है, टेनिसन के भी दोनों आपको ओड याद रखने हैं। तो ये लिटरेचर के कुछ फेमस ओड थे जिनको आपको याद करना है। एक बार में क्लास नहीं याद होगी, क्लास को दोबारा जरूर देखें कृपा करके, नहीं तो ये क्लास आपको याद नहीं होगी बिल्कुल भी। नेक्स्ट है द लिरिक। अब पोइट्री का एक छोटा सा प्यारा सा सेक्शन है लिरिक। लिरिक क्या होता है? ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, समझ गए, यही होता है लिरिक। लिरिक का मतलब प्यारी सी, बढ़िया सी, अच्छी वाली पोएम लिरिक होती है। तो लिरिक क्या होता है? एक बिल्कुल म्यूजिकल कंपोजिशन होती है, मतलब एक पोएम पढ़ो यार, ऐसा प्यार आ जाए उस पोएम पे ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रखना है लिरिक जो है एक म्यूजिकल कंपोजिशन है, ग्रीक ओरिजिन का एक म्यूजिकल कंपोजिशन है ग्रीक। तो ओरिजिनली इट वाज मीन टू बी संग बाय द सिंगल। ये आपको सिंगल सिंगर, कोई भी सिंगल सिंगर होता है, मतलब क्या होता है, एक सिंगर है, मतलब एक बैंड सा टाइप में, जैसे यार वो है सनम बैंड, सुना होगा ना, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, सुना है? ये जो बैंड होते हैं ना जो गाने गाते रहते हैं पोएम वाली फॉर्म में, तो आजकल वो गाने हो गए, पहले वो पोएम होती थी, सीधी सी बात है। तो जो म्यूजिकल अंदाज में छोटी सी प्यारी सी पोएम गाई जाती है वही लिरिक होती है, ठीक है। तो वही क्या होती है भाई? लिरिक होती है, बस ध्यान रखना, क्लियर? हाँ, तो लिरिक छोटी सी पोएम हो सकती है, कोई सिंगल इमोशन हो सकता है, म्यूजिकल क्वालिटी हो सकती है, बस यहाँ पर यही ध्यान रखना, ये एक छोटी सी पोएम हो सकती है प्यारी सी, कोई सिंगल कोई इमोशन हो सकता है, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए कुछ भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है, एक म्यूजिकल क्वालिटी होती है। तो ये बातें होती है, इस राम कहानी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है आइडियल। ये एक तरह की जैसे वो नहीं होती है कि आपने देखा होगा पेस्टोरल एंड आइडियल, जैसे कि कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो जैसे गडियारे होते हैं, शेफर्ड्स होते हैं, गांव में कहते हैं ना कुछ प्रेम कहानियां गांव में पनपती हैं ना, तो कुछ ऐसी ऐसी पोएम्स जो होती हैं, इस तरीके की जो पोएम होती है। मुझे सबकी चैट दिख रही है पूरी। सचिन गाना अभी नहीं सुनाऊंगी, गाना तो जब ही सुनाऊंगी जब तुम सिलेक्शन लेके मिलने आओगे, पूरी हल्ला करके गाने गाएंगे। अभी पूरा ध्यान अप्रैल में तक कहीं नहीं है। द आइडियल, ठीक है, रील्स बनानी भी छोड़ दी मैंने, 2 दिन हो गए इंस्टा पे कोई रील नहीं बनाई, इतनी टेंशन हो रही है तुम्हारे पेपर की। द आइडियल, द आइडियल की यदि हम बात करें तो आइडियल क्या है? ये आल्सो मे बी द ट्रेस बैक टू द शॉर्ट्स पोइटिकल कंपोजिशन ऑफ द ग्रीक पोइट। मतलब जो ग्रीक पोइट्स होते हैं ना, उनकी छोटी छोटी कंपोजिशंस होती हैं, स्पेशली ग्रीक अंदाज में, तो जिसमें मतलब एक मतलब छोटी सी कंट्री लाइफ को दिखा दिया, किसी मैथोलॉजी को दिखा दिया, मतलब किसी टाउन की बात को दिखा दी। तो इस टाइप की जो होती है ना, जो होती है उनको हम बोलते हैं आइडियल्स से टाइप में, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर ये आपका जो ग्रीक पोएट है थियोक्रिटिस, इसने आइडियल्स को ज्यादा इंट्रोड्यूस किया था। स्पेलिंग लिख लो, थियो जो गॉड वाला होता है THEO और CRITUS, ठीक है। तो ये जो है थियोक्रिटिस रोड द स्मॉल पिक्टोरिकल पोएम, जिसमें स्मॉल टाउन, कंट्री लाइफ, मिथोलॉजी, इस टाइप के पोइट्स की इंप्रेशंस की कहानी होती है। स्पेशल इंटरेस्ट होता है, सिंपल सी लाइफ, इनोसेंट ब्यूटीफुल से सीन से डिस्क्राइब करते हैं कंट्री लाइफ के रियलिस्टिक फॉर्म में। तो ये जो होती है एक तरह से वो होते हैं आइडियल्स, ठीक है, ध्यान रखना। फिर होता है पेस्टोरल पोइट्री। पेस्टोरल पोइट्री वही पोइट्री, मतलब सीधी सी बात है, जो पेस्टोरल थीम को लेके होती है, लाइक मतलब आइडियल्स का ही एक तरह से ये टाइप सा है, मतलब जो पेस्ट वही कंट्री लाइफ को लेके, शेफर्ड्स की लाइफ को लेके जो स्पेसिफिक लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है आपकी पेस्टोरल पोइट्री, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉज है, मोस्ट इनोसेंट है, और मतलब पोइट्री की फॉर्म होती है। यूटोपियन थीम मतलब पेस्टोरल लाइफ, सब कुछ अच्छी जिंदगी, एकदम प्योर लव, प्योर रिलेशंस। तो इस तरीके की जो आइडियलिस्टिक फॉर्म में, मैनर में होती है ना, तो इसको हम बोलते हैं पेस्टोरल, ठीक है। जैसे लिसीडर, पेस्टोरल एलेजी भी होती है, मतलब एक तरह से बिल्कुल प्योर, जैसे लिसीडस है मिल्टन की, इस तरीके से पीबी शैली के एडोनियास है, थायरिसिस है, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड की। तो ये मतलब एक तरह से पेस्टोरल एलेजीज होती हैं। फिर कंक्रीट पोइट्री। कंक्रीट पोइट्री कौन सी फॉर्म होती है पोइट्री की? ये जो होती है एक तरह से जिसके अंदर इस मैनर में पोइट्री प्रेजेंट की जाती है कि इमेज आ जाए आपके सामने। क्या? जाओ, गेट बंद कर जाना, ठीक है। ये किस तरीके की होती है?
देखो ये नहीं आई होगी, शायद तुमने पहले नहीं पढ़ी होगी। कंक्रीट पोइट्री, कंक्रीट क्या होता है, साइकोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा ना, कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, ठीक है, कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त। ब्यूकोलिक भी सेम है मैम, ओके, स्पेलिंग लिखो ब्यूकोलिक की संदीप। कुछ भी मुझे हमेशा अच्छा लगता है यदि कोई स्टूडेंट कुछ नया एडिटिंग करता है। संदीप कह रहा है कि पेस्टोरल जो पोइट्री है उसको ब्यूकोलिक पोइट्री भी कहते हैं, वैसे मैंने नहीं पढ़ा है ब्यूकोलिक, बट तुम स्पेलिंग राइट करो, देन आई विल थिंक अबाउट इट एंड इन्फॉर्म अदर स्टूडेंट्स। क्योंकि मेरा वो नेचर नहीं है कि कोई बच्चा कुछ अच्छा यूनिक नया बताना चाहता, तो यू आर डेफिनेटली वेलकम। कंक्रीट पोइट्री के अंदर क्या होता है, देखो कंक्रीट का मतलब क्या होता है, ठोस, मूर्त, है ना, कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, मूर्त, सॉरी मूर्त, मूर्त का मतलब जो चीज आपकी आंखों के सामने आ जाए। तो कंक्रीट पोइट्री का मतलब यह है कि कोई पोएम आपको सुनाई जा रही है, लेकिन उस पोएम की पिक्चर्स बन जाए आपकी आंखों के आगे। तो जब उस पोएम की पिक्चर्स आपकी आंखों के आगे बन जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट पोइट्री बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट पोइट्री, मतलब एक ऐसा मैनर जिसके अंदर इमेज रीडर्स के सामने क्रिएट हो जाती है, टोपोग्राफिकल पूरी इमेज आपके सामने आ जाती है, तो वो जी चीज है, ठीक है। अच्छा, ब्यूकोलिक, BUCOLIC, ठीक है, ये शब्द तो मैंने सुना था, बट आपने हिंदी में लिखा ना ऐसे ब्यूलो, पता नहीं, मेरे को बड़ा बड़ा सा लगा शब्द, BUCOLIC, ब्यूकोलिक, ठीक है, क्लियर। तो ये कंक्रीट पोइट्री है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक पोइट्री का फॉर्म होता है ड्रोगल्स पोइट्री। ड्रोगल्स पोइट्री, ड्रोगल्स पोइट्री का क्या मतलब होता है यार, मतलब बिल्कुल बकवास तरीके से एक पोएम लिखी जाए, ठीक है, जैसे अब्सर्ड बोलते हैं ना, जैसे हम अब्सर्ड नोवेल पढ़ेंगे तो हम नोवेल में पढ़ेंगे अब्सर्ड नोवेल, ठीक है ना, हाँ। ब्यूकोलिस वर्जिल की पेस्टोरल पोएम है, ठीक है, सॉरी अब वो एग्जांपल दे रहे थे, मुझे लगा यू आर सेइंग कि पेस्टोरल को ब्यूकोलिक भी कहते हैं, तो इट्स द वर्क बाय वर्जिल, ठीक है, हाँ। अब देखो यहां पर क्या है, डोगरल्स, एक जैसे हम पढ़ते हैं ना अब्सर्ड नोवेल, अब्सर्ड बकवास सा नोवेल, तो उसी तरीके से बकवास सी पोइट्री, समझ रहे हो। तो बकवास सी पोइट्री या बकवास सा मतलब वर्क है, उसको हम बोलते हैं ड्रोगल्स, जिसमें हम किसी भी चीज को क्लासिफाइड करते हैं बिल्कुल बैड तरीके से, इररेगुलर मतलब क्लमजी भद्दे तरीके से किसी भी चीज को जब रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कुछ मजा ही नहीं है, जिसको पढ़ के लगे यार कितनी बकवास लिख रखी है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रोगरल पोइट, ठीक है। तो पोइट्री, ये भी पोइट्री का एक, ये नए नए टाइप है, ध्यान रखना इनको। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एलेजी। एलेजी आपको पता है पोइट्री की एक बहुत ही ग्रैंड मतलब फॉर्म है। एलेजी होता है किसी की डेथ के ऊपर कोई लेमेंटेशन सॉन्ग, जब कोई बंदा मर जाता है तो उसको याद करके जब रोते हैं तो वो एलेजी होता है, ठीक है, मतलब याद करके रोना इन द सेंस उसको याद करके उसकी याद में एक पूरे पहाड़ मतलब आंसुओं के पहाड़ नहीं भर दिए कि उसने याद करके मेरी याद में रो रो के टब भर दिए और वो वेवफा उसमें नहा के चल दिए, वो वाले आंसू नहीं। मतलब एलेजी का मतलब क्या होता है, यदि कोई बंदा गुजर जाता है तो दूसरा पोएट एक पोएम लिखेगा जिसकी स्टार्टिंग में तो उस पोएट के बारे में बताएगा, उसकी महानताएं बताएगा, फिर लास्ट में दुख प्रकट करेगा, यार तू क्यों मर गया, तू क्या मरने का था, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से, समझ रहे हो। तो एलेजी एंड द पेस्टोरल एलेजी, तो यहाँ पर एलेजी आपको पता है एक सिंपल होती है, सिंपल मतलब जिसमें किसी भी सिंपल बंदे को रिप्रेजेंट करते हैं। पेस्टोरल एलेजी जिसमें पेस्टोरल जो स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं, जैसे गोट, शिप और ये पेस्टोरल कंट्री लाइफ और ये सब डिस्क्राइब करके करते हैं, ठीक है। तो ये एलेजी आपको पता ही है, लेमेंटेशन सॉन्ग। अब फेमस एलेजीज कौन कौन सी इंग्लिश में, फटाफट से देख लीजिए। सबसे पहली है जॉन स्केल्टन की डियर्स ऑफ एडवर्ड फोर्थ, ठीक है, जॉन स्केल्टन की डियर्स ऑफ एडवर्ड फोर्थ, जो कि किंग एडवर्ड फोर्थ की याद में इसने लिखी थी, ठीक है। फिर ऑक्लीव ने लिखी थी द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, ऑक्लीव ने लिखी थी रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, जो कि उसने चौसर के मरने पर लिखी थी, ठीक है, किसकी डेथ पर लिखी थी, या सबसे पहले लिखा है किस पोएट ने लिखी, फिर लिखा है कि कौन सी एलेजी लिखी, फिर लिखा है किसकी डेथ पर लिखी, ठीक है। फिर स्पेंसर ने लिखी थी, भाई आपको पता है एस्ट्रोफल, स्पेंसर ने लिखी थी किसके लिए, फिलिप सिडनी की याद में लिखी थी एस्ट्रोफल। फिर मिल्टन ने लिसिडस लिखी थी किसकी याद में, एडवर्ड किंग की याद में लिखी थी। ड्राइडन ने हीरोइक स्ट्रेंजर्स ऑफ डेथ ऑफ क्रोमवेल की डेथ के ऊपर लिखी थी, तो क्रोमवेल ही होगा आंसर, सीधी सी बात है, ठीक है। थॉमस ग्रे ने लिखी थी एलेजी इन कंट्री चर्चयार्ड, जो कि आम एक जनरल एलेजी लिखी थी, ठीक है। शैली ने लिखी थी एडोनियास, जो कि कीट्स की डेथ पर लिखी थी। विलियम कॉलिंस ने लिखी थी इन यंडर ग्रेव इन, ये मैं फास्ट इसलिए बोल रही हूँ, पीडीएफ तुम्हारे पास है दोबारा पढ़ लेना। जेम्स थॉमसन ने लिखी थी। टेनिसन ने इन मेमोरियम लिखी थी, आपको पता है आर्थर हेलम की याद में।
ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी थी थायरिसिस और रग्बी चैपल, एक इसने पापा के लिए लिखी थी और एक अर्थर ह्यूक्लिफ के लिए। थायरिसिस लिखी थी इसने अर्थर ह्यूक्लिफ के लिए और रग्बी चैपल लिखी थी इसने आर्नोल्ड ने अपने खुद के फादर के लिए। ठीक है। मिल्टन ने लिखी थी लिसिडस, मिल्टन ने लिखी थी लिसिडस एडवर्ड किंग की डेथ पर। ठीक है, एडवर्ड किंग की डेथ पर। शैले ने लिखी थी एडोनियास किड्स की डेथ पर। तो ये ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी थी, मतलब नॉन सीरियस है ये सारी, तो सीरियस और बढ़िया वाली एलर्जी हैं। और ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी थी एलर्जी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग, एक कुत्ता मर गया यार उसके ऊपर लिख दी, तो ये एक मैड डॉग के ऊपर लिखी तो नॉन सीरियस है। ऐसे ही थॉमस ग्रे ने उसकी बिल्ली मर जाती है उसके ऊपर लिखी तो वो नॉन सीरियस है। बट आपको ये सीरियस वाली सारी याद रखनी है, 100% याद रखनी है, स्टार लगा के याद करना, क्वेश्चन जरूर आएगा एलर्जी में से, 200% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं जो तुम्हें बोलती हूँ ना शब्द पेपर में गूंजेंगे तुम्हारे कान। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ 200 तो 200। फिर है बैलेड। बैलेड क्या होता है? बैलेड एक तरह से लिरिक जैसा ही होता है। लिरिक में तो क्या होता है, एक छोटी सी पोएम होती है, किसी इमोशन को दिखाती है। ठीक है, बैलेड में क्या होता है, जो मैं सनम बैंड बता रही थी, सॉरी, वो लिरिक की बजाय बैलेड है। मतलब लिरिक और बैलेड एक ही टाइप का चीज है। फर्क क्या है, लिरिक तो छोटे से इमोशन को प्रेजेंट करके छोटी सी पोएम होती है, लेकिन बैलेड उसी इमोशन को घूमते फिरते जो ट्रुप सिंगर्स होते हैं, जैसे वो सनम बैंड का एग्जांपल यहां ले लेंगे हम, ये बैलेड होते हैं। बैलेड क्या होता है, मान लो आप एक ग्रुप है आपका, आप पियानो वैनो ले रहे हो, मजे कर रहे हो, घूम रहे हो, और फिर यहाँ खड़े हो गए, यहाँ एक पोएम गा दी, बना दी आपने। ठीक है, तो ये आपको चीज याद रखना है। तो बैलेड एक लिटरेरी मीन्स एक डांस सॉन्ग है ओरिजिनली। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स कह सकते हो। वॉन्डरिंग सिंगर्स, तो यहां पर ये याद रखना है ये लाइन आपको, बाय द वॉन्डरिंग सिंगर फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव घूमते फिरते जो गाते रहते हैं तो वो वॉन्डरिंग सिंगर होते हैं। ठीक है। ठीक है, पॉपुलर थीम होती है बैलेड्स में बेसिकली, मतलब किसी भी चीज को यूजुअली ग्लोरीफाई कर देते हैं, किसी ब्रेव डीड्स को, किसी नाइट्स, किसी योद्धा, मतलब उसमें तो क्या, लिरिक में तो कोई लव इमोशन को प्रेजेंट कर दिया। बैलेड में क्या होता है, जैसे एक नाइट है, नाइट, नाइट का मतलब रात नहीं होता, KNIGST नाइट होता है, योद्धा, उसके ऊपर गा दी। ठीक है, मतलब इस तरीके की जो पोइट्री होती है तो ये कहलाती है बैलेड, आपको याद रखना है। जैसे राइम ऑफ एंशिएंट मर्नियर एक बहुत फेमस मतलब बैलेड है एसटी कॉलरेज का। ठीक है, ला बैलेड एमसेंस मर्सी जॉन कीट्स का एक बैलेड है, जॉन गिल्पिंग का, कॉपर का है जॉन गिल्पिंग, राइम ऑफ एंशिएंट वैगनर, विलियम मार्जिन का एक बैलेड है। ठीक है, और बैलेड्स एंड अदर पोएम्स टेनिसन की है, याद रखना। बैलेड्स एंड सोनेट ये याद रखना, दोनों टेनिसन और डीजी रोजेट्टी का। ठीक है, ट्रेडिशनल ट्यून्स ऑफ चाइल्ड बैलेड ये आपकी बर्ट्रैंड ने लिखी थी। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल बैलेड्स है इंग्लिश में जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर लास्ट एन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ पोइट्री, लास्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री। आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई बट अब क्या ही छोड़ेंगे, फॉर्म्स तो आज खत्म कर लेते हैं, कल इसकी राइम्स और मीटर्स करेंगे। फिर अब सटायर है। सटायर का मतलब क्या होता है, सटायर व्यंग्य। व्यंग्य का मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में, साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म, कहे बेटी को सुनाए बहू को, है ना, वो वाली चीज होती है सटायर। कहने का मतलब, कहना कुछ मुझे चाह रहे हो तुम इनडायरेक्टली, डायलॉग मार जाओ किसी और पे, मैं क्या पागल हूँ, समझती नहीं तुम मुझ पे डायलॉग मार रहे हो। ठीक है, बट आई एम ब्लेस्ड, कोई बच्चा नहीं मारता डायलॉग, बट मैं जनरल बात बता रही हूँ कि कहते हैं ना, कोई किसी को कुछ डायलॉग सुनाना चाहता है, वो उसको तो सुना नहीं सकता, डायरेक्ट दूसरे को सुना देगा। तो ये जो कमेंट मारना होता है शुद्ध भाषा में, व्यंग करना हिंदी में, तो वो चीज होती है सटायर। सटायर का मतलब क्या होता है, एक पोएट होता है, वो अपनी पोइट्री के माध्यम से किसी पर कमेंट कर देता है। ठीक है ना, अन्योक्ति अलंकार, है ना, वो वाला अलंकार है एक तरह से सटायर, आपको ध्यान रखना है। टॉन्ट कसना, सटायर, पर ये इसका मतलब ऐसा इंग्लिश में नहीं होता बेइज्जती करना। सटायर का मतलब बस यही होता है कि आप किसी की बेइज्जती करना चाहते हो, थोड़े अच्छे तरीके से कहो, अंधे को अंधा कहने से अच्छा सूरदास कह दो। ठीक है ना, तो वो वाला सटायर होता है एक तरह से, कभी भी किसी को डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए, ये सटायर का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो इस तरीके से, हाँ, ये फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ोगे तुम ऐसे। तो सटायर एक वाइड स्कोप है, इट इज नॉट कन्फाइंड भाई बस इसमें ऐसे है, सॉन्ग हो सकता है, सटायर में कुछ भी हो सकता है, एक सॉन्ग हो सकता है, नैरेटिव डिस्क्रिप्शन हो सकती है, एक वर्स हो सकता है, टेल हो सकता है, ड्रामेटिक फॉर्म हो सकता है, वन एक्ट प्ले हो सकता है, किसी भी तरीके से आप सटायर कर सकते हो किसी के भी इंसान के ऊपर। ठीक है, तो जो सटायर की यदि बात करें तो इंग्लिश में मेन सटायरिकल वर्क जो थे आपके, जोफ्री चौसर का कैंटरबरी टेल्स बहुत इंपॉर्टेंट सटायर है। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, हाँ, विलियम लैंगलैंड का पियर्स एंड प्लोमैन, ये विलियम लैंगलैंड का सटायर है।
बैन जॉनसन का पोएस्टर इसका स्टायर है। जॉन डन का डेथ एंड ड्यूल इसका स्टायर है। सैमुअल बटलर का ह्यूडिब्रास स्टायर है, ठीक है। जॉन ड्राइडन का अपसैलम एंड एचिटोफल, हिंड एंड द पैंथोर, मैक फ्लोंकने, द मेडल, ये सटायर ही हैं। जॉन ड्राइडन फेमस सटायरिस्ट थे। इंग्लिश लिटरेचर में दो बंदे हैं जो मोस्ट फेमस हैं, एक तो जॉन ड्राइडन, एक अलेक्जेंडर पॉप जो कि सटायरिस्ट हैं, ठीक है। रेप ऑफ द लॉक, डंसियार्ड। अब कई बच्चों के मन में आएगा मैम रेप ऑफ द लॉक तो मॉक एपिक भी है, मॉक एपिक तो है लेकिन सटायरिक फॉर्म है, ठीक है। डंसियार्ड, द यूजेस ऑफ द रिचेस, एन एसे ऑन द मैन, कैरेक्टर्स ऑफ मैन, कैरेक्टर ऑफ वुमेन, ठीक है ना, स्टायर ऑफ एपिस्टल्स एंड होरेस। तो ये सभी किसके सटायर हैं भाई, अलेक्जेंडर पॉप से रिलेटेड ये सभी सटायर हैं, ठीक है। ये सारे सटायर मैंने और यहाँ पर लिखे हुए हैं। डैनियल डोफे का रॉबिन्सन क्रूसो, ये सभी सटायरिक फॉर्म है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर डायलॉग बाजी है इनके अंदर, ठीक है। अब एक सटायर एक एलेजी भी हो सकता है, सटायर एक लिरिक भी हो सकता है, सटायर एक ड्रामेटिक भी हो सकता है, सटायर सब हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना कोई भी वर्क सटायर हो सकता है फॉर्म में। लॉर्ड बायरन का इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉटिश रिव्यू, स्कॉट ये बहुत बार आता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। विजन ऑफ जजमेंट रॉबर्ट साउदी का, ठीक है। एक ये विजन ऑफ जजमेंट है रॉबर्ट साउदी, एक द विजन है, द विजन ध्यान रखना लॉर्ड बायरन का है। ये सारे सटायरिक वर्क लिखे हैं, मतलब पूरे लिटरेचर के, पर सटायर सारे ही मोस्टली जो वर्क हैं वो सटायरिक है, ठीक है। आई थिंक बहुत हो गया भाई, टाइप ऑफ पोइट्री हम कल पढ़ेंगे। आज हमने पोइट्री क्या होती है वो पढ़ा है, और पोइट्री के थीम क्या होते हैं ना, पोइट्री की फॉर्म्स क्या होती है। मुझे लगता है बहुत हो गया, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, ये तुम्हें अब याद भी करना है, ठीक है, ज्यादा वो मत बनो, अब इसको याद भी करना है, ठीक है। क्लास 2 हम कल पढ़ेंगे। क्लास 2 में हम पोइट्री के सारे जो टाइप्स होते हैं, ड्रामेटिक पोइट्री, वर्स पोइट्री, क्लोजेट पोइट्री, सारे, और प्लस जो इसके राइम्स हो सकते हैं, जो इसके मीटर्स हो सकते हैं, वो पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे कल की क्लास में। मुझे लगता है आज के लिए काफी हो गया। क्लास अपनी फिक्स है, 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक है, मंडे टू फ्राइडे 12 से 1:30 ही रहेगी। सैटरडे का टाइम इधर उधर हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो कल हम पढ़ेंगे। बात सुनो, ये पीडीएफ मैंने ना अटैच कर दी है आपके साथ में, और इस पीडीएफ में ध्यान से देख लो, बाद में ये देखो पीछे जो मैंने आज कंटेंट पढ़ाया है ना तुम्हें, सटायर, पोइट्री, बैलेड वैलेड, इन सब के ऑब्जेक्टिव हैं। अब तुम्हें क्या करना है, पहले इस क्लास को दोबारा सुनना है। इस क्लास को दोबारा सुनने के बाद तुम्हें ये क्वेश्चंस करके देखने हैं सारे, ठीक है, सारे क्वेश्चन करके देखने हैं। कम से कम भी 100+ क्वेश्चन है जो मैंने स्कैन कर दिए हैं, क्योंकि टीजीटी इंग्लिश वालों की नौकरी की टेंशन थोड़ी सी ज्यादा है मुझे, ठीक है। एचपीएससी वाले कहेंगे हमारी नहीं, क्योंकि तुम्हें तो लिटरेचर इतना पढ़ा दिया, उससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आना। अब इन बेचारों को, थोड़े बच्चे हैं तो क्वेश्चन भी साथ मैनेज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस की आंसर वैसे तो मैंने टिक भी कर दिए हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी किताबें हैं, टिकी होती हैं। और कोई पूछेगा ये बुक कौन सी है, तो एक बुक नहीं है, कम से कम 6-7 किताबों में से लिए हैं। कोई किताब वाला मुझे कॉपीराइट ना दे भाई, भगवान तुम्हारा भला करेगा, क्योंकि मैं तो पढ़ने पढ़ाने वाली अध्यापिका हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किताबों से। मेरे पास तो 10-12 किताब होती हैं, किसी से कोई लाइन लेती हूँ, किसी से कोई, क्योंकि आपको पता है मैं अपना कंटेंट सिर्फ गूगल और किताबों से बनाती हूँ, बाकी कहीं से भी नहीं। तो आई हैव 10 and 20 बुक्स, तो मैं स्पेसिफिक नहीं बता सकती एक बुक है ये, क्योंकि कोई पेज किसी का होगा, कोई पेज किसी का होगा, कोई पेज किसी का होगा। तुम्हें जो कंटेंट मिलेगा, तुम कहते हो ना बुक लूँ, तभी मैं कहती हूँ अरे बुक की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें 10 किताबों में से पढ़ाऊंगी, बाकी मुझे लगेगा कोई मैं रेफर कर दूंगी। तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बुक लेनी है, और मैं अपने आप बताऊंगी, अभी कोई नहीं लेनी। ग्रामर की खूब प्रैक्टिस करो, सब कुछ करो, ठीक है। तो ये देखो सारे क्वेश्चन मैंने, ये कितने क्वेश्चन है, तुम आज इतना पढ़ लोगे ना, इसका आधा भी पढ़ लोगे ना आज, तो तुम सिलेक्ट हो टीजीटी में, ठीक है। बहुत काम दे दिया मैंने आज के लिए तुम्हें, तो आज के लिए काफी। बाकी भाई आज फर्स्ट क्लास थी अपनी इंग्लिश की। ऐप पर तो कमेंट नहीं हो सकता, बस इस क्लास को हम यूट्यूब पर भी ओपन कर देते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, क्लास कैसी लगी, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगी। तुम यहाँ जो दातरे फाड़ते हो वहां देखूंगी तुम क्या कमेंट करते हो। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंड डोंट वरी अबाउट योर टीजीटी सिलेबस, आई एम हेयर फॉर यू। बाय बाय।